एपिसोड 241। जिया, यह उस लड़की का नाम क्या है? जून ने दक्ष से पूछा। उसे उस लड़की का नाम याद आया जिसे दक्ष ने पहले मिल चुकाया था। हाँ, यह वही नाम है जो मुझे अभी भी पहली बार याद आया था। ये नाम है उसका, दक्ष ने कहा। जब उसे उस लड़की की याद आई जिसे उसने पीछे छोड़ा था, वह उस दुनिया की लड़की थी जिसे अभी भी सपनों की दुनिया का दर्जा दिया गया था, जो वास्तविकता थी और उसके प्रोटाइप गिरफ्तार के रहस्य से आनंद था। तो तुम अभी भी उसे नहीं भूले हो? जून ने बड़बड़ा हुए कहा। मैं उस ड्रीम की दुनिया से किसी को नहीं भूला हूँ। मैं उसे क्यों भुलाऊं? मुझे उस ड्रीम की दुनिया में हर पल याद है, दक्ष ने जवाब दिया। सपनों की दुनिया? जून ने अपना हिलाया सिरात कहा। लेकिन उसने किताबों की जहमत नहीं की। ओह ठीक है, क्या मैं उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख सकता हूँ? क्योंकि वह जीवित नहीं है, मुझे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए है ना? दक्ष ने जून से पूछा। हाँ, आप उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख सकते हैं। जब तक आप उसे बाहर नहीं ले जाएंगे वह आपकी स्टोरेज रिंग के अंदर ही रहेगा। जून ने सिर हिलाते हुए उसे उत्तर दिया। अच्छा। दक्ष ने जिया की ओर देखा जो अभी भी उसके ऑर्डर का इंतजार कर रही थी। जाहिर है, मैं तारामंडल जैसी जगह पर जहां भी रहूंगा उस जगह पर तूफान याद भी नहीं रहेगा। हम असली दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं इस जगह से तभी बाहर निकल सकता हूं जब तारा किसी दूसरी जगह पर रह दूं। ठीक है, लानचेन ने जिया से पूछा। जिया समझती है मास्टर? जिया ने एक असली लड़की की तरह जवाब दिया। उसका हाव भाव भी एक वास्तविक इंसान की तरह था। किसी भी लेबल से यह अनुमान नहीं लगाया जा सका कि वह एक असली लड़की नहीं थी जब तक उन्होंने उसे विशेष रूप उसे ध्यान से नहीं देखा। दक्ष ने जिया को अपनी स्टोरेज रिंग में भेजा। उसने जून की ओर देखा। तुम्हें पता है, मैंने कहा था जिया, इस बार मुझे सबसे अच्छी पेशकश मिली है। वो एक वास्तविक व्यक्ति की तरह है जो मेरी रक्षा कर सकता है, और जब मैं आ रहा हूं तो मैं उनसे भी बात कर सकता हूं। मुझे इस बार की आपूर्ति पिछली बार से अधिक पसंद है, उसने जून से कहा। बेशक तलवार लड़की को ज्यादा पसंद आती है। मुझे यकीन है कि अगर तलवार यह किसी भी बोतल आदमी की कठपुतली की यात्रा करती है तो तलवार ने यह टुकड़ा पसंद नहीं किया है। जून हंसते हुए कहा। तब तुम शिकायत करोगे कि कोई विकल्प नहीं मिला? तुम चाहते हो तो ऐसा सोच सकते हो। मुझे नहीं लगता कि मैं भी तुम्हें कुछ और सोचूंगा, दक्ष ने एक अनपेक्षित मुस्कान के साथ कहा। वह दरवाजे की ओर चला गया और उसके पास रुक गया। वैसे भी यहाँ कोई और खजाना तो नहीं है ना? मैं इस जगह को क्या छोड़ सकता हूँ? उसने दरवाजे से पहले जून से पूछा। जून ने अपने सिर हिलाकर को इससे मना कर दिया कि यहाँ कोई और चीज खजाना है। आप दरवाजा खोल सकते हैं और इस दरवाजे के माध्यम से अगले कमरे में जा सकते हैं, जून ने उससे उत्तर दिया। दक्ष ने डोर और रूम से बाहर नए रूम का उद्घाटन किया। नया रूम कुछ ऐसा था जहाँ दक्ष पहले भी थी। वह उसी कमरे के रूप में बैठा जहाँ उसे पहली परीक्षा समाप्त होने के बाद कीमिया अगर ज्ञान प्राप्त हुआ था। मुझे ये जगह याद है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। पूरा खाली था, लेकिन दीवारों पर कई तरह की इमारतें उकेरी गई। एक निर्मित ऐसी थी जो उपकरण जैसी लग रही थी, एक ऐसी थी जो तलवार जैसी लग रही थी, एक निर्मित ऐसी थी जो कुछ हद तक सूरज जैसी लग रही थी। वहां एक घोड़ा, एक सिंहासन, एक हथौड़ा, एक बांसुरी और भी बहुत कुछ था। वहां सैकड़ों चित्र थे जो बेतरतीब स्ट्रोक जैसे लग रहे थे और शब्द जैसे लग रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को भी पहचाना नहीं जा सका। मुझे किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पिछली बार की तरह उनमें से एक को शामिल किया जाएगा? उसने जून से पूछा। हाँ, ये पिछली बार की तरह ही है। एक पैटर्न चुने और उसे छुए, आपको इससे ज्ञान प्राप्त होगा। जून ने उससे कहा। क्या तुम मुझसे फिल्मों में मदद कर सकते हो? मुझे नहीं पता कि उनमें से ज्यादातर का क्या मतलब है, दक्ष ने उनसे पूछा। जून ने उत्तर दिया। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं आपको इससे अधिक कुछ नहीं बता सकता जो मुझे बताया गया है। एक और बात जो मैं आपको बता सकता हूँ वह ये है कि यह पिछली बार से थोड़ा अलग है। हालांकि आपको पता है कि प्रतीकों का क्या मतलब है, फिर भी आप ये हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। पिछली बार प्रतीक उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से संबंधित थे, लेकिन इस बार उनके पीछे का ज्ञान अलग है, उन्होंने आगे बताया। दक्ष ने चेहरे पर अनैच्छिक मुस्कान के साथ कमरे में चारों ओर सभी प्रतीकों को देखा। तो क्या हो सकता है कि जिन उपचारों के प्रतीक में कीमिया का ज्ञान था उसे इस बार वह ना मिले? यदि मैंने उस प्रतीक को कीमिया के ज्ञान के पास ले लिया तो क्या होगा? पास पहले से है, इस अवसर को तोड़कर कम से कम मुझे तो बताओ कि प्राचीन पास कीमिया है? लंबी चेन ने जून से पूछा। कीमिया चित्रों के बारे में चिंता मत करो। वास्तव में यदि आप कीमिया में रुचि रखते हैं तो ये बुरा नहीं होगा। आपको कीमिया के महान मार्ग का केवल दूसरा स्तर ही मिलेगा, जून ने उत्तर दिया। ठीक है, तो फिर मैं एक चुनूंगा, दक्ष ने उससे कहा। वह सिद्धांतों के प्रतीक की ओर चला गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दीवार पर लगे उपचार के प्रतीक को हिलाया। अब प्रतीकों का कोई महत्व नहीं रह गया था, इसलिए उन्होंने पिछली बार प्रतीक चिन्हों का चुनाव किया। प्रतीक चमकाने लगा। लंबी चेन को आपके दिमाग में सूचना का प्रवाह महसूस हो रहा था। उसने प्रतीक से अपना हाथ निकाले बिना पूरी तरह से अपने दिमाग में अंकित होने की जानकारी दी। जानकारी का स्थानांतरण पूरा हो गया था। पिछली बार ज्ञान प्राप्त करने के बाद दक्ष ने अपना निजी खोया हुआ था, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से ठीक था। उसे केवल सिर दर्द हो रहा था, लेकिन वह अभी भी बेहोश थी। तुम्हें क्या मिला? जून ने दक्ष
उससे पूछा। फॉर्मेशन मास्टर लाल चेन ने चेहरे पर एक अनारक्षित मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि यह सबसे बुरा नहीं होगा, उसने कहा और उसने दूसरी ओर देखा। सच है, इन प्रतीकों में से एक में सफाई का ज्ञान भी था। मुझे वास्तव में खुशी है कि वह आपको प्राप्त नहीं हुआ, अन्यथा मुझे आने वाले वर्षों में श्री आपके आपों को सहना पड़ेगा। जून ने हंसते हुए कहा और उस तलवार के प्रतीक की ओर से संकेत दिया गया कि प्रतीक के ठीक बगल में कौन सा उपाय था। तलवार का प्रतीक स्वच्छता का ज्ञान था। क्या आप गंभीर हो या आपकी हत्या स्वच्छता का ज्ञान कह रही हो? उसने उससे पूछा। नहीं, मेरा मतलब शास्त्रीय सफाई से है। अगर आपको तलवार के प्रतीक को नुकसान होता है तो आपको दुनिया के सबसे अच्छे सफाई कर्मचारी का ज्ञान प्राप्त होता है, जून ने हंसते हुए कहा। उन्होंने कहा, मैं अब तक का सबसे बड़ा अवसर गंवाने से बच गया। तलवारों के प्रतीक को देखकर लंबी चेन पर तनाव महसूस हो सकता था। उन्होंने तलवारों के प्रतीक को राहत की सांस ली। उन्होंने सबसे पहले तलवारों के प्रतीकों को आदर्श पर नामांकित करने पर विचार किया था, इससे पहले कि जून ने उन्हें बदले हुए प्रतीक के बारे में बताया था। चलो अब यहाँ से चलो, क्योंकि मुझे मेरा सुझाव मिल गया है। अब आगे क्या होगा? लाल चेन ने उनसे पूछा। आगे क्या होगा? सुरक्षा, पहले ही बहुत सारी सड़ी चीजें मिल गई है और आपको अभी भी अगली चीजें चाहिए, कुछ अगली परीक्षा के लिए दो छोड़े। जून ने कहा, ऐसे मर्चेंडाइज और घूमने फिरने में ऐसा लगा कि यह एक ऐसा भ्रम था जिसे अलग किया जा रहा था। जून ने कहा, ये सब इस बार के टेस्ट के अवार्ड हैं, अब जाने का समय है असली दुनिया में। लंबी चेन अपनी आंखों पर जगह उठाओ। उन्होंने अपने भंडारण रिंग में 11 मूल क्रिस्टल और जिया को देखा। उसे ऐसा भी महसूस हुआ जैसे कोई प्रतिबंध हट गया हो। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में किसी सीमा की शक्ति का संचार नहीं हो रहा है। इससे पहले उसकी लगभग 70% शक्ति प्रतिबंधित थी, लेकिन अब जब उसने अपनी साधना में बहुत अधिक वृद्धि कर ली थी तब वह मुक्त हो गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका रक्त एक ऐसा जानवर था जो अविश्वसनीय शक्ति से भरा हुआ था जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वह अब तक का सबसे मजबूत व्यक्ति था। यह अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है। अगर मैं ऐसा ही चला गया तो लोग निश्चित रूप से मुझ पर शक करेंगे। चको भी इसका दोषपत्र पड़ सकता है। वह चुमियाओ को ऐसे ही पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण उसे एक बार फिर से मंच पर लाया जाए। वह आंगन से बाहर निकला। अभी भी रात थी। ऐसा लग रहा था मानो रियल वर्ल्ड में एक मिनट भी नहीं बीता था। हालांकि ब्लडलाइन मंदिर में इतने समय की व्यवस्था थी। क्या हम ये जगह छोड़ रहे हैं? जून ने उनसे पूछा। अभी जाने से पहले मुझे एक और काम करना है। दक्ष ने बुदबुदाया। उसने अपनी आत्मिक तलवारें चलाए और उस पर खड़ा हो गया। तलवारें एक विशेष दिशा में उड़ने लगी। लंबी चेन अब जो करना चाहती थी वह पूरी तरह से दृढ़ थी। वह एक लड़की की सुरक्षा चाहती थी और अपने कुछ न्यूनतम अनुपात चाहती थी ताकि वह अपनी कहानी के इस अध्याय को सबसे अच्छे तरीके से समाप्त कर सके। आत्मा तलवार रात के अंधेरे में डार्क सोल संप्रदाय की जेल की ओर उड़ गई। जब दक्ष पहली बार डार्क सोल सेक्ट में जागा था तो वह जेल में था। लैंग जिंग ही वह व्यक्ति था जिसने उसे जेल से बाहर निकाला था। चूंकि दक्ष पहले भी उस जगह जा चुका था, इसलिए वह जानता था कि वहां कैसे जाना है। दक्ष को एहसास हुआ कि मियाओ भी इसी जेल में होगी। वह जाने से पहले काम खत्म करना चाहता था। उसे अभी भी वह समय याद है जब मियाओ ने उसे कमजोर अवस्था में मारने की कोशिश की थी। अगर वह स्थानिक यात्रा का उपयोग करने में सक्षम नहीं होता तो वह शायद उसके द्वारा मारा जा सकता था। भले ही उसने अभी तक उसे नहीं मारा था, लेकिन ये हमेशा उसके दिमाग में था। और दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के बाहर मियाओ के आचरण ने उसे उसके निर्णय के बारे में आश्वस्त किया। आत्मा की तलवार संप्रदाय के दूसरे छोर पर स्थित कारागार की ओर उड़ी। उन्होंने देखा कि डार्क सोल सेक्ट जेल के करीब पहुंचने पर गार्डों की संख्या कम होती जा रही थी। जेल जैसी जगहों पर बहुत ज्यादा गार्ड नहीं रखे गए थे। आखिरकार जेल को ज्यादा गार्ड की जरूरत नहीं थी। डार्क सोल सेक्ट की जेल की एक खासियत थी, जब तक जेल का दरवाजा बंद रहता तब तक मार्शल स्किल सेल के अंदर काम नहीं करती थी। सेल के बाहर के लोग अपने कौशल का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन कोई भी बंद सेल के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था जब तक कि वे स्वर्ग क्षेत्र के साधक न हो। जो किसान पहले से ही जेल में बंद थे उनके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जेल में सिर्फ 2 पहरेदार को ही रखा गया था। खास बात यह थी कि यहाँ तैनात दोनों पहरेदार लाल वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग थे। दोनों बुजुर्ग शीर्ष पृथ्वी क्षेत्र साधक थे। वे जेल के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर एक कुर्सी पर बैठे थे। दक्ष उनके पास पहुंचा। अभी भी छाया परिवर्तन कौशल का उपयोग कर रहा था। उसे अंधेरे के नियम से प्राप्त हुआ था। दक्ष की पीठ पर राक्षसी म्यान थी और म्यान के अंदर उसकी राजा की तलवार थी। यहाँ बहुत बोरिंग है। क्या हमें इस जगह की रखवाली करने की भी जरूरत है? कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि यहाँ आए और कैदी यहाँ से जा भी नहीं सकते। लाल वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा। वह अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे रखकर कुर्सी पर बड़े आराम से बैठा हुआ था। हम क्या कर सकते हैं? इस महीने हमारी बारी है। चिंता मत करो, हम अगले महीने इससे मुक्त हो जाएंगे और कोई दूसरी टीम हमारी जगह ले लेगी। दूसरे लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। वह भी उसी तरह सहज
सहजता से बैठा था और उसका एक पैर दूसरे पैर पर टिका हुआ था। इनमें से किसी भी बुजुर्ग के पास हथियार नहीं थे, क्योंकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई उन पर हमला करने आएगा। गंभीरता से सामान्य बुजुर्ग भी यह कर्तव्य निभा सकते थे। हम यहाँ अपना कीमती साधना समय बर्बाद कर रहे हैं। संप्रदाय को इस बात पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ये हम लाल वस्त्रधारी साधकों की क्षमता और हमारे कीमती समय को बर्बाद करता है, जिसका उपयोग हम आकाश क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कर सकते थे। हे भगवान, मैं इस कर्तव्य से बहुत मुक्त होना चाहता हूँ, प्रथम बुजुर्ग ने कहा। लेकिन ठीक उसी समय एक तलवार कहीं से आए और उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। दूसरे बुजुर्ग को इतना झटका लगा कि वह अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और अपनी तलवार उठाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक तलवार पहले से ही उसकी गर्दन पर टिकी हुई थी और उसके हिलने का इंतजार कर रही थी ताकि वह उसका गला काट सके। अजीब बात यह थी कि उस तलवार को कोई नहीं पकड़े हुए था। वह हवा में ऐसे उड़ रही थी जैसे उस पर किसी भूत का साया हो। हिलना मत, मैं नहीं चाहता कि तुम भी अपना सिर खोद दो, दक्ष ने छाया से बाहर निकलते हुए कहा। मास्टर चेन, आप क्या कर रहे हैं? लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने दक्ष का चेहरा पहचान लिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि प्रथम श्रेणी के दानव शिष्य ने ही उन पर हमला किया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन पर हमला क्यों कर रहा है। उसका ओहदा लगभग ब्लैक रोबर्ट एल्डर्स के बराबर था। अगर उसे उनसे कुछ चाहिए होता तो बस पूछ लेता। दक्ष के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। मुझे मी याओ की कोठरी में ले चलो और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, दक्ष ने उस आदमी से कहा। मिस मी याओ क्यों? आदमी ने पूछा। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो तुम्हारा सिर उस आदमी के सिर के पास पड़ा रहेगा। दक्ष ने दूसरे आदमी के सिर की ओर इशारा करते हुए गंभीरता से कहा। हाँ, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। आदमी ने कहा। अच्छा, धीरे से खड़े हो जाओ और चलना शुरू करो। मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी। अगर तुमने कुछ भी अवांछित करने का एक भी प्रयास किया तो तुम मेरी पलक झपक से भी पहले मर जाओगे, दक्ष ने उस आदमी से कहा। उस आदमी का चेहरा रोने जैसा था। उसकी आंखें लगभग भीगने के कगार पर थी। वह इस समय यहाँ होने के लिए अपनी किस्मत को कोस रहा था। वह आदमी खड़ा हुआ और धीरे धीरे अपने पीछे वाली इमारत के अंदर चला गया। दक्ष उसके पीछे पीछे आया। उसकी आत्मा की तलवार अभी भी उस आदमी की गर्दन पर थी। जेल अभी भी उतनी ही अंधेरी और भयावह लग रही थी जितनी तब थी जब दक्ष वहां से बाहर निकला था। वहां कई धातु जैसे दिखने वाले दरवाजे थे जिनके पीछे कैदी रहते थे। वह आदमी उस जगह के अंत तक चला गया और अपने दाहिनी ओर की कोठरी की ओर इशारा किया। यह मिस मी याव का सेल है, आदमी ने कहा। अच्छा, मुझे इस कमरे की चाबियां दे दो, दक्ष ने उस आदमी को आदेश दिया। उस आदमी ने चाबियां दक्ष को दे दी। यह वह चाबी है जिससे ये कमरा खुलता है, आप इसकी जांच कर सकते हैं। आदमी ने कहा। जांचने की कोई जरूरत नहीं है, दक्ष ने कहा। मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है, क्या मैं अब जा सकता हूँ? आदमी ने पूछा। मैं तुम्हें अभी मुक्त कर दूंगा, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। उसकी आत्मा की तलवार ने उस आदमी के शरीर से सिर को काट दिया। अब तुम आजाद हो, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। उसने जिया को उसकी स्टोरेज रिंग से आवाज दी। जिया, क्या तुम यहाँ और बाहर का फर्श साफ कर सकती हो? सुनिश्चित करो कि फर्श पर रक्त की एक भी बूंद न रह जाए, दक्ष ने जिया से कहा और उस आदमी के शरीर को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। बाहर से शुरू करो, मेरे साथ आओ, उसने बाहर की ओर चलते हुए उससे कहा। उसने कुर्सियों के साथ दूसरे आदमी का शव भी अपने भंडारण कक्ष में रख दिया। वह जिया को सफाई का काम सौंपकर वापस अंदर चला गया। दक्ष ने मियाओ की जेल की कोठरी का दरवाजा खोला। मियाओ कमरे के कोने में बैठी सो रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वह जाग गई। तुम? वह दक्ष को पहली बार देखते ही खड़ी हो गई और बोली। वह एक पागल व्यक्ति की तरह थी जो क्रोध में अपना दिमाग खो बैठी थी और वह दक्ष की ओर कूद पड़ी। जैसे ही वह कोठरी से बाहर आए, एक तलवार उसकी पसलियों में घुस गई जिससे उसके मुंह से रक्त निकलने लगा। मुझे खेद है कि मुझे महल में लड़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। मुझे तुम्हारे साथ और अधिक समय तक खेलना चाहिए था। मैं इस मौके का फायदा उठाकर लड़ाई जारी रखना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जल्दी में हूँ, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और उसने अपनी राजा की तलवार को अपनी भंडारण अंगूठी से बाहर निकाला। तुम एक जानवर की मौत मरोगे। मी याव ने दक्ष को श्राप दिया। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे मरूंगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा जल्दी मर जाओगी। अलविदा मी याव, दक्ष ने उसके करीब जाते हुए कहा। उसने अपनी राजा की तलवार उठाई। अगर तुम वास्तव में रिसेप्शनिस्ट होती तो कितना अच्छा होता, यह नौबत नहीं आती, दक्ष ने तलवार घुमाते हुए कहा। दक्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार से वार किया। उसके एक ही वार ने मी याव का सिर काट दिया। दक्ष उसकी आंखों में नफरत देख सकता था जब तक वह मर नहीं गई। दक्ष ने गहरी सांस ली। मैं चाहता था कि चीजें अलग हो सकती, दक्ष ने बुदबुदाया जब उसने उसे फर्श पर बेजान पड़ा हुआ देखा। दक्ष ने उसके शरीर को भी भंडारण रिंग में वापस रख दिया। उसने जिया के सफाई खत्म करने का इंतजार किया। कुछ देर बाद फर्श बेदाग हो गया। कोई भी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यहाँ इतना रक्त खराबा हुआ होगा। यहाँ तक कि दक्ष भी आश्चर्यचकित था कि जिया कितनी कुशल थी। अच्छा काम है
है। दक्ष ने जिया की प्रशंसा करते हुए उसके सिर पर थपथपाया। उसने जाते समय उसे उसकी स्टोरेज रिंग में वापस भेज दिया। वह ताला भी अपने साथ ले गया ताकि किसी को पता ना चले कि ताला टूटा है या बाहर से खोला गया है। वह जेल से बाहर निकल रहा था, तभी किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। दक्ष दरवाजे के पीछे खड़े व्यक्ति की आवाज नहीं सुन सका और उसने दस्तक को अनदेखा करते हुए उस जगह से बाहर निकल गया। उसे इस जगह के कैदियों की परवाह नहीं थी। दक्ष ने जेल हॉल छोड़ दिया और अपनी तलवार पर वापस सवार होकर चू मियाओ के आंगन की ओर उड़ चला। उसने चू मियाओ का आंगन देखा था और जानता था कि वह कहाँ रहती थी। उसका आंगन न तो उसके आंगन के बहुत पास था और न ही बहुत दूर। वहां पहुंचने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। दक्ष उसके आंगन के सामने उतरा और उसकी खिड़की के करीब चला गया। उसने उसकी खिड़की से उसके आंगन के अंदर देखा ताकि वह उसके घर का नजारा देख सके और अपने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सके। दक्ष ने अपने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और उसके आंगन के अंदर टेलीप हो गया। वह उसके शयन कक्ष की ओर चला गया। उसके शयन कक्ष का दरवाजा खुला था और उसके पास कोई नौकर नहीं था। दक्ष ने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। चू मियाओ अपने बिस्तर पर एक बच्चे की तरह सो रही थी। उसके चेहरे पर केवल शांति थी जो उसे अपनी महिलाओं के सोते समय के चेहरे की याद दिला रही थी। दक्ष उसके करीब चला गया। उसने अपना हाथ उसके कंधों की ओर बढ़ाया और उसे हिलाने की कोशिश की। चू मियाओ, अरे उठो। दक्ष ने उससे कहा, ओम मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। चू मियाओ ने नींद में बुदबुदा आया, यहाँ कोई भी शादी के बारे में बात नहीं कर रहा है। दक्ष ने उसे जगाने का प्रयास जारी रखा। चू मियाओ ने अपनी आंखें खोली और अपनी बाएं ओर देखा। वह चौंक कर उठ बैठी जब उसने दक्ष को वहां देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चू मियाओ ने पूछा। मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ, मैं आज रात यहाँ से जा रहा हूँ। दक्ष ने उससे कहा, तुम जा रहे हो? क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? चू मियाओ ने चौंक कर पूछा। मैं इस संप्रदाय को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं बस तुम्हें ये बताने आया हूँ, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ कर रहा हूँ कि मेरे जाने से तुम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, लेकिन फिर भी मैं सुझाव दूंगा कि बेहतर होगा कि तुम भी चले जाओ। तुम क्या कहती हो? दक्ष ने उससे पूछा। छोड़कर जा रहे हो? चू मियाओ ने झिझक हुए कहा। उसने अपना सिर हिलाने से पहले कुछ देर सोचा। मैं यहाँ से नहीं जा सकती, यह जगह मेरा घर है। मेरे गुरु मेरे पिता जैसे हैं जिन्होंने मुझे बचाया और आज मेरे पास जो कुछ भी है उसे पाने में मेरी मदद की। मैं इस जगह को पीछे नहीं छोड़ूंगी। मैं उनकी भावना और उम्मीदों के साथ विश्वासघात नहीं करूंगी। मैं यहाँ रहूंगी और एक महान साधक बनूंगी ताकि मैं उन्हें गौरवान्वित कर सकूं। उसने नीचे देखते हुए कहा। ये कहते हुए उसने दक्ष की आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं की। दक्ष को नहीं पता था कि वह इसके बारे में क्या महसूस कर रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी भावना कुछ हद तक निराशा के समान थी। ठीक है तो मैं विदा लेता हूँ। ओह ठीक है, किसी को मत बताना कि मैं तुमसे मिला था। कल एक मजेदार शो देखने वाला हूँ। किसी ने मियाओ को भागने में मदद की और भागने से पहले उसने मुझे मार डाला। यही कहानी है। ठीक है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। ओह ठीक है, ये वह सांद्रता की गोलियां हैं जो तुम चाहती थी। मैंने उन्हें तुम्हारे लिए तैयार किया है, दक्ष ने कहा और उसने गोलियों की 10 शीशियां बिस्तर पर रख दी। वह वापस मुड़ा और उसके स्थान से चला गया। चू मियाओ ने कुछ कहने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला क्योंकि लंग चिन उसकी नजरों से ओझल हो गया। वह चुपचाप वहीं बैठी रही और अपना सिर हिलाती रही। दक्ष ने अपना स्थान छोड़ा और अपने आंगन में वापस उड़ गया। उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया और फिर ऐसा दिखाया जैसे कोई उसके आंगन में प्रवेश करने के लिए उसे तोड़कर आया हो। वह अपने कमरे में वापस चला गया। उसने लाल वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग के शरीर को अपने फर्श पर रख दिया और रक्त बहता हुआ देखा, जिससे ऐसा लग रहा था कि यहाँ किसी व्यक्ति की हत्या की गई है। कुछ समय बाद उन्होंने शव को पुनः अपने भंडारण कक्ष में रख दिया तथा उस रक्त से पास में कुछ लिखा। उन्होंने लिखा है, मैंने इसको एक बार मारा था लेकिन वह जिंदा वापस आ गया और मेरे लिए सब कुछ नष्ट कर दिया। आज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह एक बार और हमेशा के लिए मर जाए। मुझे पकड़वाने के लिए मैं उसका शरीर जंगली जानवरों को खाने के लिए फेंक दूंगा। दक्ष ने शब्दों को देखा और मुस्कुराया। इससे ये स्पष्ट हो जाता है मेरी याव ने मुझे मार डाला। लैंग जिनकी भी उससे दुश्मनी थी, उसके गायब होने में भी उसका हाथ था। जिस व्यक्ति ने उससे जेल से बाहर निकलने में मदद की थी, उसने लैंग जिन की देखभाल करने में उसकी मदद की थी। संभवतः ग्रैंड एल्डर चू, जिसने संप्रदाय के गुरु का अनादर करने के लिए लैंग जिन को डांटा था। दोषारोपण के खेल का आनंद ले दोस्तों, दक्ष ने खिड़की की ओर देखते हुए कहा। उन्होंने अंतरिक्ष कानून से अपने दूसरे कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके सामने टेलीपोर्टल प्रकट हुआ, उसकी आंखें तारों की तरह काली हो गई। अलविदा डार्क सोल सैक, मुझे उम्मीद है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, दक्ष ने टेलीपोर्टल के अंदर कदम रखते हुए कहा। दक्ष द्वार से बाहर निकल आया। वह संप्रदाय से जितना दूर जा सकता था जा चुका था। वह संप्रदाय से बहुत दूर था। दक्ष ने अपने सूर्य विध्वंसक कोनों को अपनी स्टोरेज रिंग से बाहर निकाला और उसके ऊपर चढ़ गया। सूर्य विध्वंसक कोनों ने धधक से सूर्य साम्राज्य की ओर उड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार यह खत्म हो गया। दक्ष ने संप्रदाय की दिशा में पीछे देखते हुए कहा। ओह ठीक है, मैंने उससे कहा था कि मैं उससे बाहर ले आऊंगा, उसने कहा, क्योंकि
तभी उसे अचानक किसी के बारे में याद आया। दक्ष ने जिया को अपने भंडारण रिंग से बाहर निकाला। जिया दक्ष के सामने उसकी ओर मुंह करके बैठ गई। अब तुम्हें स्टोरेज स्पेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ हो चुका है, दक्ष ने उसे कहा। जिया समझ गया मास्टर। जिया ने अपना सिर हिलाया। जिया क्या तुम्हें मुझसे मिलने से पहले की कोई बात याद है? दक्ष ने पूछा। जिया को केवल मास्टर याद है। जिया ने उससे हाथ मिलाया। ओह, तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? तुम खाना बना सकती हो? उसने फिर पूछा। जिया कुछ भी पका सकती है मास्टर। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं? क्या ये पक्षी वही है जिसे आप चाहते हैं कि मैं पकाऊं? उसने उनसे पूछा। दक्ष उसका जवाब सुनकर दंग रह गया। क्या फालतू बात है? नहीं जिया, तुम बस इतना याद रखो, वह हमारे परिवार का सदस्य है, तुम परिवार को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती, समझे? उसने उसे जवाब दिया। जिया समझती है। जिया मालिक के आदेश से संबंधित कुछ पूछना चाहती है। जिया ने सिर हिलाते हुए कहा। कौन सा अनुरोध? दक्ष ने उससे पूछा। जिया परिवार से मिलना चाहती है। मैं जानना चाहती हूँ कि परिवार कौन है, ताकि जिया स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सके। जिया ने उसे उत्तर दिया। ओह, यह उसी के बारे में है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सभी से मिलवा दूंगा। मेरा परिवार तुम्हारे परिवार जैसा होगा और तुम्हें उनके साथ इसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। दक्ष ने उससे कहा। मास्टर का परिवार मेरे परिवार जैसा होगा? जिया उस मास्टर का दावा करने के योग्य नहीं है। जिया सिर्फ मास्टर का नौकर है। जिया ने उससे कहा। यह सच नहीं है, अब तुम परिवार का हिस्सा हो तो बेशक वे भी तुम्हारे परिवार है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे ऐसा नहीं लगा कि वह किसी कठपुतली से बात कर रहा है, बल्कि ऐसा लगा जैसे वह किसी असली लड़की से बात कर रहा है। जिया की आंखों में भावना की एक छोटी सी झलक थी जो दक्ष द्वारा अनदेखी कर दी गई। जिया समझती है मास्टर, जिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष को उसका रवैया काफी पसंद आया। वैसे क्या तुम लड़ते समय मार्शल कौशल का उपयोग कर सकती हो या केवल शारीरिक हमले ही करती हो? दक्ष ने उससे पूछा। उसे नहीं पता था कि वह कैसे लड़ती है, उसे बस इतना पता था कि वह अपने सेवक रूप में पृथ्वी क्षेत्र के साधकों से निपट सकती है। जिया किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकती है, चाहे वह तलवार हो, भाला हो, चाकू हो या कुछ और। जिया कुछ मार्शल कौशल का भी इस्तेमाल कर सकती है, जिया ने जवाब दिया। दक्ष ने प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। अच्छा, तो तुम्हारा पसंदीदा हथियार कौन सा है? तुम अपना हथियार कहाँ रखती हो? दक्ष ने उससे पूछा। उसे उस पर कोई हथियार नहीं दिखा। जिया को तलवारें सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन किसी और चीज का इस्तेमाल करने में भी कोई समस्या नहीं है। जिया के पास अभी तक कोई हथियार नहीं है। जिया ने अपना सिर हिलाते हुए दक्ष को जवाब दिया। मेरे पास कुछ अतिरिक्त तलवारें हैं, तुम अपनी पसंद की तलवार चुन सकती हो, दक्ष ने उससे कहा। और उसने राजा के खजाने में रखी अपनी भंडारण अंगूठी से 5 पीक गोल्ड ग्रेड तलवारें निकाली, जिसे उसने लूट लिया था। जिया को ये सभी पसंद है, मास्टर को जिया के लिए एक चुनना चाहिए। जिया ने तलवारों को ध्यान से देखे बिना ही कहा। दक्ष ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। वह बहुत विनम्र थी, भले ही जुम ने दावा किया था कि वह एक औसत व्यक्ति की तरह होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक चुनूंगा, इन सभी में समान ताकत है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तलवार का उपयोग करते समय तुम अच्छे दिखोगे, ये तुम्हारे लिए उपयुक्त है। दक्ष ने एक तलवार चुनी और बाकी तलवारें अपने भंडारण रिंग में रख ली। उसने जो तलवार चुनी थी वह एक लंबी तलवार थी जिसमें एक तेज धार थी। उसकी मूठ धुंधली थी जो पानी की तरह लग रही थी। तलवार का ब्लेड चांदी और आसमानी नीले रंग का मिश्रण था, जिससे उसका रंग हल्का हो गया था। जिया ने तलवार ली और उसे हल्के से हिलाया। यह एक अच्छी तलवार है, जिया अपने गुरु से मिले इस उपहार को संजो कर रखेगी। जिया ने दक्ष को धन्यवाद दिया। दक्ष ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक म्यान भी निकाला। ये भी उस खजाने में था जिसे उसने लूटा था, लेकिन उसने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसे अपनी तलवारें ले जाना पसंद नहीं था। उसने पहले म्यान की परवाह नहीं की और अपनी तलवारें अपनी स्टोरेज रिंग में ही रखी। अब वह अपनी पीठ पर तलवार इसलिए रख रहा था क्योंकि दानव म्यान उसकी तलवार की वृद्धि को बढ़ाने में सक्षम था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह उसका भी इस्तेमाल नहीं करता। जिया ने खुशी खुशी अपनी तलवार उस म्यान में डाली जो उसे दक्ष ने दी थी और उसे अपनी पीठ पर रख लिया। दक्ष ने पूरे रास्ते अपनी अनौपचारिक बातचीत जारी रखी। उसने जुन के साथ साथ जिया से भी बात की। डार्क सोल सेक्ट में एक जेल हॉल था। यह वही हॉल था जिसमें दक्ष ने मियाओं को मारने के लिए घुसपैठ की थी। जेल हॉल में एक खास कोठरी थी। यह वही कोठरी थी जो दक्ष के जेल से बाहर निकलते समय शोर मचा रही थी। उस कोठरी के अंदर एक व्यक्ति था। अगर दक्ष ने उस व्यक्ति को देखा होता तो वह उसे परिचित पाता। वह एक इंसान की तरह दिखता था, साथ ही उसने ऐसा नहीं किया। इस व्यक्ति का शरीर मानव जैसा था और त्वचा भी मानव जैसी थी, लेकिन जो बात उसे अलग बनाती थी वही ये थी कि उसके माथे के बीच में तीसरी आंख थी, जबकि उसकी लंबाई 3 मीटर से ज्यादा थी। उसका शरीर वास्तव में दुबला पतला था। वह व्यक्ति टेरा जैसा ही लग रहा था जिससे दक्ष की मुलाकात उस दुनिया में हुई थी जहां उसे उसके मुकदमे के लिए ले जाया गया था। वह व्यक्ति ऐसा लग रहा था जैसे वह अफिया जनजाति से था। टेरा और जिया की जनजाति। वह आदमी दरवाजा पीटते पीटते थक गया और दरवाजे से पीठ टिकाकर बैठ गया। अगली सुबह आ गई जबकि दक्ष अभी भी धधक सूर्य साम्राज्य
की ओर बढ़ रहा था। डार्क सोल संप्रदाय में कुछ घटित हो रहा था। काले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग को दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के उनके मिशन के बारे में नियमित प्रश्नों की सूची के साथ लंचेन के आंगन में भेजा गया। जब काले वस्त्रधारी बुजुर्ग दक्ष के घर पहुंचे तो उन्होंने टूटा हुआ दरवाजा देखा। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसने कुछ भी सोचना बंद कर दिया और जल्दी से दक्ष के आंगन में दाखिल हो गया। दक्ष उसने उसे ढूंढने की कोशिश करते हुए पुकारा, लेकिन तभी उससे रक्त की गंध आई। वह दक्ष के बेडरूम की ओर चला गया और फर्श पर रक्त देखा। फर्श पर रक्त से कुछ शब्द भी लिखे हुए थे। आदमी ने शब्द पढ़े और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा नहीं हो सकता, उसने घर का हर कोना छाते हुए कहा। वह प्रांगण से बाहर चला गया और सबको इसकी सूचना दी। हर बुजुर्ग आया और लंच चेन के आंगन की जांच की। उनमें से अधिकांश लोग उसके कमरों में लिखे शब्दों का अर्थ समझते थे। वे सभी जेल हॉल में गए और देखा कि मियाव भी गायब थी। लगभग सभी काले वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग और महान बुजुर्ग वहां मौजूद थे। यहाँ तक कि संप्रदाय के गुरु और प्रधान बुजुर्ग भी वहां मौजूद थे, जो मियाव की खाली कोठरी को देख रहे थे। कुछ देर बाद काले वस्त्र पहने एक और बुजुर्ग व्यक्ति प्रांगण में दाखिल हुआ। क्या तुमने लैंग जिंग को इस बारे में बताया था? तुम्हें इतना समय क्यों लगा? संप्रदाय गुरु ने पूछा। लैंग जिंग संप्रदाय प्रमुख को भूल गया है, वह वहां नहीं था। काले वस्त्र भारी बुजुर्ग ने उत्तर दिया। वह वहां नहीं था। वह कहाँ गया होगा? संप्रदाय गुरु ने बुदबुदा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कल रात किसी ने मियाव को भागने में मदद की थी। उसके पास खुद से भागने का कोई मौका नहीं था। प्रधान बुजुर्ग ने बड़बड़ा हुए कहा, क्योंकि उन्होंने देखा कि कोठरी के दरवाजे में कोई क्षति नहीं थी। एक अन्य प्रमुख बुजुर्ग ने कहा, जिसने भी ये किया है वह संभवतः कोई अंदरूनी व्यक्ति है। हमारे संप्रदाय के ही किसी व्यक्ति ने ये किया है। किसी बाहरी व्यक्ति के होने की संभावना बहुत कम है। मियाव निश्चित रूप से गलत रास्ते पर चली गई थी। उसने बदला लेने के लिए हमारे प्रधान शिष्य को मार डाला। हम उसे भागने नहीं दे सकते। एक अन्य प्रमुख बुजुर्ग ने कहा, तुम इतना यकीन कैसे कर सकते हो सकता है कि लैंग जिंग ने ऐसा किया हो। वह मियाव को मारना चाहता था और हम सब ने ये देखा। उसने उसे मार डाला और अपने शिष्य के साथ भाग गया। ये चतुर चाल चली। ग्रैंड एल्डर चू ने कहा। ग्रैंड एल्डर चू, पहले मुझे केवल इस बात पर संदेह था कि आप ही मियाव की मदद करने वाले व्यक्ति थे और आपके कथन ने मेरे संदेह को और पुख्ता कर दिया है। मियाओ आपकी पसंदीदा काले वस्त्र पहने एल थी। संप्रदाय के गुरु का अनादर करने के कारण आप लैंग जिंग से भी नफरत करते थे। मियाव लैंग जिंग पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी दक्ष के साथ थी और वह लैंग जिंग जितनी मजबूत नहीं थी। एक ग्रैंड एल्डर ने ग्रैंड एल्डर चू को घूरते हुए कहा, सच है, लैंग जिंग के लापता होने का मतलब केवल यही हो सकता है कि जिसने भी उसकी मदद की थी वह लैंग जिंग से अधिक शक्तिशाली था। लैंग जिंग हमारे सबसे शक्तिशाली काले वस्त्रधारी बुजुर्गों में से एक था। केवल एक ग्रैंड एल्डर ही उसे बाहर निकाल सकता है। केवल आप ही उसके लिए जिम्मेदार थे। एक अन्य व्यक्ति ने ग्रैंड एल्डर चू की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम क्या फालतू बात कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो? मैं ऐसा करने के लिए इतनी दूर नहीं जाऊंगा। मैं अपने संप्रदाय से प्यार करता हूं और मैं इसे नुकसान पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं करूंगा। ग्रैंड एल्डर चू ने खंडन किया। मियाओ ने भी यही दावा किया था जब उसने हमें दक्ष की मौत के बारे में बताया था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उसके शब्द कितने सत्य थे। आपके शब्द भी इरादे में समान लगते हैं। एक अन्य ग्रैंड एल्डर ने कहा, अधिकांश बड़े बुजुर्ग चू को दोषी ठहराते देखे। चुप रहो, अपनी धारणाओं को अपने निर्णय पर हावी मत होने दो। ग्रैंड एल्डर चू हमेशा से संप्रदाय के प्रति वफादार रहे हैं और हम सभी यह जानते हैं। जांच को आगे बढ़ने दो। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें पता लगाना होगा कि वास्तव में क्या हुआ था। नासमझ भीड़ों की तरह व्यवहार मत करो, संप्रदाय के गुरु ने कहा। प्रधान बुजुर्ग को उसकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्या आप हमारे संप्रदाय के सदस्यों को ऐसा कहते हैं? हम सभी जानते हैं कि वह संप्रदाय से ज्यादा आपके प्रति वफादार है और उसने कई ऐसे काम किए हैं जिनसे मुझे ये बात साबित हुई है। फिर भी मुझे इसकी पर नहीं थी, क्योंकि इन मामलों ने संप्रदाय को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया। लेकिन आप आंख मूंद कर उसका समर्थन कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से इसी वजह से है, न्याय के कारण नहीं, जैसा कि आप दावा करते हैं। प्रधान बुजुर्ग ने आखिरकार कुछ कहा, लेकिन मैं एक बात से सहमत हूं। हम अभी भी चीजों की स्पष्ट रूप से जांच किए बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। मैं सहमत हूं कि हमें कहानी के हर पहलू को देखना होगा, चाहे कुछ भी हो। हमें जवाब मिलना चाहिए। हालांकि मैं उसे जेल में डालने पर जोर नहीं देता, लेकिन मैं सुझाव देता हूं कि उस पर नजर रखने के लिए हर समय उसके साथ 3 बड़े बुजुर्गों को रखा जाए। प्रधान बुजुर्ग ने कहा। वह जवाब पाना चाहता था और बिना ठीक से देखे ग्रैंड एल्डर चू को दोषी ठहराना उल्टा था। एकमात्र बात जो उसे पक्की थी वह ये थी कि मियाव भाग गई और उसने दक्ष को मार डाला। जहां तक उसकी मदद करने वाले और लैंग जी के लापता होने का सवाल है, इस बारे में कुछ भी ठोस नहीं था। प्रधान बुजुर्ग की बात सुनकर अन्य बुजुर्ग भी शांत हो गए। इस मामले में प्रधान बुजुर्ग तटस्थ पक्ष थे और उनकी राय ने सभी को प्रभावित किया। उनमें से कोई भी संप्रदाय गुरु पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि ग्रैंड एल्डर चू उनके करीब थे, लेकिन उन्होंने प्रधान बुजुर्ग
पर विश्वास किया क्योंकि उन्हें संप्रदाय गुरु से डरने की जरूरत नहीं थी। वह प्रभावित हुए बिना न्याय का समर्थन कर सकते थे। चो मियाओ अभी भी अपने घर में थी। किसी ने उसे नहीं बताया कि क्या हुआ था, लेकिन वह जानती थी कि क्या हुआ था क्योंकि उसने बुजुर्गों को उसी दिशा में भागते हुए देखा था। दक्ष अभी भी धधक सूर्य साम्राज्य की ओर उड़ रहा था। एक दिन से अधिक समय तक यात्रा करने के बाद उन्होंने आराम करने और सूर्य विध्वंसक कोडोर को भी कुछ आराम देने का निर्णय लिया। वह सूर्य विध्वंसक कोनो को नीचे जाने का आदेश देने ही वाला था कि उसने एक उड़ते हुए जानवर को अपनी ओर आते देखा। यह एक काले पंखों वाला हंस था। एक व्यक्ति काले पंखों वाले हंस पर बैठा था। जैसे ही वह व्यक्ति पास आया, दक्ष ने उनके कपड़ों पर ध्यान दिया। वह एक बूढ़ा आदमी था जो बीस्ट हॉल के कपड़े पहने हुए था। वह व्यक्ति धधक दे सूर्य साम्राज्य की दिशा से आ रहा था। बीस्ट हॉल से एल्डर, मुझे लगता है कि वे लोग ये देखने आए थे कि उनकी टीमें वापस क्यों नहीं लौटी। यह आदमी पहले ही वापस जा रहा है, जिसका मतलब है कि उसने पहले ही जगह की तलाशी ले ली है। वह उन्हें उनके लापता होने की सूचना देने के लिए वापस जा रहा होगा। यह अच्छी बात है कि मैंने शवों को अपने स्टोरेज रिंग में रखा है। वे केवल यही सोच सकते हैं कि वे लापता है। दक्ष ने बड़बड़ाया, फिर भी वे बहुत तेज थे। मुझे उन्हें मारे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, दक्ष ने सोचा। बीस्ट हॉल के बुजुर्ग ने दक्ष की तरफ देखा। वह चौंक गया क्योंकि उसने अपने जानवर को रोक दिया था। एक भी पल बर्बाद किए बिना उसने अपनी तलवार को अपनी स्टोरेज रिंग से बाहर निकाला, इससे पहले कि वह हमला कर पाता। दक्ष उस आदमी के पीछे आ गया। दक्ष के राजा की तलवार उस आदमी की पीठ को छू रही थी, जबकि उसकी आत्मा की तलवार उसकी गर्दन पर टिकी हुई थी। तुमने इतनी हिंसक प्रतिक्रिया की, इसके केवल 3 कारण हो सकते हैं। एक ये कि तुम एक हो जो अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति को मार डालता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, भले ही तुम दिखते हो। इससे केवल 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो तुम्हें पता हो कि मैं डार्क सोल सेक्ट से हूँ, या फिर तुम्हें पता हो कि क्या हुआ था। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह कौन सा है, दक्ष ने पूछा। एल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसके दूसरे हाथ में एक खंजर दिखाई दिया। वह दक्ष की सीना में खंजर घोंपना चाहता था क्योंकि उसने उसकी आवाज से दक्ष के स्थान का अनुमान लगा लिया था। वह हमला करने ही वाला था, लेकिन दक्ष ने तेजी से प्रतिक्रिया की और अपनी तलवार एल्डर की सीना में घोंप दी। हैरानी की बात यह है कि जिया भी डार्क विंग स्वान के पास कूद गया था, जबकि दक्ष ने अपनी तलवार एल्डर के एक गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र में दी। जिया ने उसकी गर्दन को पूरी तरह से काट दिया। दक्ष को आश्चर्य हुआ कि जिया कितनी तेज थी। वह पीक अर्थरियम साधक के समकक्ष थी, लेकिन उसकी गति बहुत तेज थी, यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा तेज। जैसे ही दक्ष ने अपनी तलवार निकाली, एल्ड का शरीर नीचे गिर गया। तुमने उसका सिर नहीं काटा जिया, मैं उससे कुछ जवाब पाने के लिए उसे जीवित रखना चाहता था। दक्ष ने आह भरी। उसने मास्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जो कोई भी मास्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए, जिया ने बिना किसी अफसोस के कहा। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। जिया के लिए ये करना आमतौर पर एक अच्छी बात थी और वह उसे ऐसा न करने के लिए नहीं कहना चाहता था, अन्यथा अगर वह उसके आदेशों को गलत समझती तो चीजें उल्टी हो सकती थी। उसे चाहिए था कि वह उसी संकल्प का पालन करे जैसा उसने उसकी रक्षा की थी। जो कुछ भी हुआ वह हो चुका है, मैं इसे बदल नहीं सकता, दक्ष ने बैठते हुए कहा और उस आदमी की स्टोरेज अंगूठी ले ली। उसने उस आदमी की लाश को जमीन पर फेंक दिया और अपने सन डिस्ट्रॉय कोनो के पास वापस चला गया। जिया भी पीछे कूद गई। मुझे आश्चर्य है कि क्या उस बुजुर्ग ने मुझे डार्क सोल संप्रदाय के मुख्य शिष्य के रूप में पहचाना। यह संभव है कि किसी ने उन्हें बता दिया हो कि मैं कैसा दिखता हूँ, हालांकि संभावनाएं कम है, लेकिन कुछ और भी समझ में नहीं आता। उसे नहीं पता होना चाहिए कि मैंने उसकी टीम को मार डाला। मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा। वह जो भी हो चुका है, उसने मेरे बारे में जो भी जानकारी प्राप्त की है वह उसके साथ ही मर चुकी है। दक्ष ने अपने सन डिस्ट्रॉय कोनो पर बैठते हुए कहा। वह उस अंगूठी के अंदर देखने लगा जो उसने उस आदमी से ली थी। अंगूठी के अंदर कुछ अच्छे खजाने थे, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उसका ध्यान आकर्षित कर सके। उस अंगूठी में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसके पास मौजूद कलाकृतियों से ज्यादा कीमती हो। क्या बात है, दक्ष ने आश्चर्य से कहा जब उसने कुछ नोटिस किया। उस आदमी के स्टोरेज रिंग के अंदर उसका एक चित्र था। उसे यह कैसे मिला? क्या किसी ने सचमुच मेरा चित्र लीक कर दिया? डार्क सोल संप्रदाय से कोई, दक्ष ने सोचा और उसकी भौं गहरी हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। अब उसे सचमुच पछतावा होने लगा था कि एल्डर को उसके जवाब मिलने से पहले ही मार दिया गया, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास सिर्फ संदेह था। उसने चित्र को वापस स्टोरेज रिंग में रख दिया और इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसे एहसास हुआ कि चाहे वह इसके बारे में कितना भी सोचे, वह कभी भी सच्चाई के बारे में निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। एकमात्र व्यक्ति जिसके पास उत्तर था अब मर चुका था। दक्ष ने धधक के सूर्य साम्राज्य की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। वह बहुत खुश था कि उसे उस औरत से मिलने का मौका मिलेगा। वह आखिरकार उनके साथ रह सकेगा। उनसे मिलने के बाद उसने अपनी यात्रा के अगले हिस्से की योजना पहले ही बना ली थी। उसे कई काम करने थे। उसे भूत मंदिर जाना था, महाद्वीप छोड़ना था और भी बहुत कुछ करना था। उसे अपने परिवार के घर वापस जाकर उन्हें खजाने देने थे। दक्ष सन डिस्ट्रॉय कंडोर को आराम देने के लिए नीचे जाने वाला था, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद उसने अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। भले ही यह सन डिस्ट्रॉय कोनो के लिए थका हो, वह कुछ भी अप्रत्याशित होने से पहले अपनी लड़कियों के साथ रहना चाहता था। एक और दिन बीत गया और दक्ष अंततः धधक सूर्य साम्राज्य तक पहुंच गया। वह सीधे राजमहल चला गया। वह महल के सामने रुक गया। दक्ष धधक दे सूर्य साम्राज्य के शाही
महल के सामने रुक गया। उसने गार्डों से कहा कि वे दूसरे राजकुमार जीशान को सूचित करें कि लॉन्चेन यहाँ है, क्षमा करे लेकिन दूसरा राजकुमार महल में नहीं है। गार्ड ने उत्तर दिया, वह कहाँ गया? दक्ष ने पूछा। वह कल 2 लड़कियों के साथ महल से चला गया। 2 लड़कियों के साथ चले गए? दक्ष ने बड़बड़ाया। उसने पूरे महल को स्कैन करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग किया और उसे वास्तव में जीशान और उसकी लड़कियां अंदर नहीं मिली। मुझे जवाब चाहिए, वह कहाँ गया? दक्ष ने चेहरे पर गंभीर भाव लिए अपना प्रश्न दोहराया। पिछली बार महल छोड़ने से पहले उसने मिंगू और झिक से कहा था कि वह 2-3 सप्ताह बाद वापस आ जाएगा। अभी सिर्फ 2 सप्ताह ही हुए थे। उन्हें उसे ढूंढने नहीं जाना चाहिए था। भले ही वे उत्तरी चंद्रमा साम्राज्य में गए हो, उन्हें अब तक वापस आ जाना चाहिए था। दक्ष को बुरा लग रहा था, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ थी। उस बुजुर्ग के पास उसका चित्र क्यों था? लड़कियां महल क्यों छोड़कर चली गई? उसे लगा कि ये दोनों चीजें किसी तरह से जुड़ी हुई है। हम सिर्फ कुछ है, हमें नहीं पता कि प्रिंस कहाँ गया। कृपया चले जाए ने कहा। दक्ष अपना धैर्य खो रहा था। जब बात उसके करीबी लोगों की आती थी तो उसका धैर्य वाकई कम हो जाता था। बिना कुछ सोचे समझे उसने गार्ड की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। मुझे बताओ वे किस दिशा में गए थे? दक्ष ने आदेश दिया। अन्य भी आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने देखा कि दक्ष ने अचानक उनके साथी पर हमला कर दिया। उन्होंने दक्ष पर हमला करने के लिए अपने हथियार निकाले, लेकिन इससे पहले कि उनकी तलवारें दक्ष तक पहुंच पाती, जिया ने कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में उसने उन सभी रॉयल गार्डों को मार डाला जो लंचेन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। दक्ष को उन गार्डों की मौत की परवाह नहीं थी। उसका ध्यान सिर्फ उस आदमी पर था जो उसके हाथ में था। मुझे दिशा बताओ, दक्ष ने अपने शब्द दोहराए। स्थिति बदलती देख टकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। उसने एक विशेष दिशा की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा वे उसी दिशा में चले गए। दक्ष ने उस दिशा में देखा जिस ओर इशारा कर रहा था। वह और भी चिंतित हो गया जब उसने देखा कि ये दिशा उत्तरी चंद्र साम्राज्य की दिशा नहीं थी, जिसका मतलब था कि वे उसे खोजने के लिए वहां नहीं गए थे। यहाँ वास्तव में कुछ गड़बड़ थी। दक्ष को एहसास नहीं हुआ कि जब वह तनाव में था तो उसने गार्ड की गर्दन कुचल दी। कुछ देर बाद उसने देखा कि वह आदमी मर चुका है। उसने उस आदमी की लाश फेंक दी। राजा अभी भी अंदर है, उसे जवाब पता होगा। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। वह महल के दरवाजे की ओर चला गया। जिया भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। दक्ष ने दरवाजा खोला और खुलेआम महल के अंदर चला गया। जिया जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसे मार डालो। दक्ष ने जिया को आदेश दिया। महल के अंदर लगभग हर गली में पहरेदार मौजूद थे। रुको, तुम कौन हो? गार्डों ने कहा। जब उन्होंने देखा कि दक्ष के हाथ में तलवार है और कोई भी गार्ड उसके साथ नहीं था। जब भी कोई मेहमान आता था तो एक गार्ड उसे अंदर ले जाता था। दक्ष के पास कोई अनुरक्षक नहीं था, जिसका मतलब था कि वह सामान्य तरीके से अंदर नहीं आया था। उसकी रक्त से सनी तलवार भी इसका सबूत थी। उन्होंने अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाली, लेकिन इससे पहले कि वे एक कदम भी आगे बढ़ा पाते जिया उनके सामने प्रकट हो गई। सिर काटे जाने से पहले आखिरी चीज जो उन्होंने देखी वह था जिया का खूबसूरत चेहरा। दक्ष रुका नहीं और राजा के शयन कक्ष की ओर चलता रहा। जब उसने अपनी दिव्य बुद्धि का प्रयोग किया तो उसने पहले ही जान लिया था कि राजा कहाँ है। महल के गलियारे में नौकरानियां और पहरेदार थे। नौकरानियां डर के मारे एक तरफ हट गई क्योंकि उन्होंने देखा कि लंचेन और जिया तलवारें लेकर उनकी ओर आ रहे हैं। पहरेदार ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वे मर गए। कुछ देर बाद दक्ष राजा के कमरे के पास पहुंचा। उसने अपने राक्षस सम्राट शरीर का पूरा उपयोग किया और दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिया। राजा अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजा चौंककर उठ बैठा। जब उसने दक्ष को देखा वह अपने ररिंग से तलवार निकालकर आक्रमण के लिए तैयार हो गया। ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे बारे में जानते हो, लेकिन अच्छी बातें नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ हुआ है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। आपका बेटा जीशान कहाँ है? दक्ष ने पूछा। तुम्हें लगता है कि तुम जानवर हॉल के बुजुर्ग को मारने के बाद बच सकते हो? तुम अपने पापों के लिए पीड़ित होगे और शुई साम्राज्य में तुम्हारा परिवार भी इसके लिए भुगतान करेगा, राजा ने कहा। राजा की बात सुनते ही दक्ष के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। अपने गृह राज्य का नाम उसे समझ में नहीं आया कि वह ये नाम कैसे जानता है। वह अपने क्रोध पर नियंत्रण खो बैठा और उस आदमी के पीछे चला गया जिससे वह चौंक गया। दक्ष ने अपनी तलवार आगे बढ़ाई जो राजा की सीना में घुस गई, लेकिन उसके अंदरूनी अंगों को छू नहीं पाए। दक्ष ने उसे जानबूझकर नहीं मारा था। जिया रुक जाओ, दक्ष दहाड़ा जब उसने देखा कि जिया ने भी हमला कर दिया है। वह नहीं चाहता था कि बीस्ट हॉल के एल्डर के साथ जो हुआ उसे दोहराया जाए। उसे अपने जवाब चाहिए थे। जिया ने अपनी तलवार राजा की गर्दन से कुछ इंच की दूरी पर रोक दी। राजा एक पल में बुरी तरह घायल हो गया। उसे नहीं पता था कि दक्ष इतनी तेज होगी। उसके आईपीएस खांसी से निकले रक्त से सने हुए थे। उसके पैर कांप रहे थे। जब दक्ष ने अपनी तलवार निकाली तो वह घुटनों के बल बैठा और तलवार उसके हाथ से छूटकर गिर गई। दक्ष उस आदमी के सामने गया और उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। जो कोई भी मेरे परिवार के साथ खिलवाड़ करता है वह मर जाता है। मुझे सब कुछ बताओ जो हुआ। तुम मेरे बारे में और मेरे परिवार के बारे में कैसे जानते
जानते हो क्या? बीस्ट हॉल का वह बुजुर्ग अपने संप्रदाय में मेरे परिवार के बारे में बताने जा रहा था ताकि वे मेरे राज्य पर हमला कर सके। दक्ष गुस्से में दहाड़ उठा, हम तुम इन बूढ़ी हड्डियों को मार सकते हो लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। तुम एक राक्षस हो जिसने सभी को मार डाला, तुम मरने के लायक हो और संप्रदाय तुम्हें मार देंगे। राजा ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा जिशेन अभी भी अपने कमरे में है ना? क्या तुम उसे अपने आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहोगे? यह एक अच्छा दृश्य होगा। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण भाव के साथ कहा, ये राक्षस आज तुम्हारे पूरे राज्य को नष्ट करने से गुरेज नहीं करेगा। राजा ने दक्ष के हाव भाव देखे और वह दक्ष की आंखों में पागलपन देख सकता था। दक्ष ने जिया की ओर देखा और उसे जिशेन के कमरे की दिशा बताए। जिया, जाओ और उसके बेटे को यहाँ लाओ, उसे यहाँ लाते समय उसके हाथ पैर काटना मत भूलना, लेकिन उसे मत मारना। मुझे उसे जिंदा चाहिए ताकि मैं उसे उस राजा के सामने मार सकूं जो मेरे परिवार को नष्ट करना चाहता है। उसने उससे कहा, तुम्हारी हिम्मत? राजा ने गुस्से में अड़ते हुए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह घायल था और इसलिए उसने कुछ समय से अपनी पूरी साधना का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। उसने दक्ष की ओर मुक्का मारा, अपनी पुरानी चोटों और नई चोटों की जरा भी परवाह नहीं की। दक्ष फिर से उस आदमी के पीछे टेलीप हो गया। उसने अपनी आत्मिक तलवार निकाली जो राजा के दाहिने हाथ में जा लगी। राजा को फिर भी कोई परवाह नहीं थी, वह पीछे मुड़ा और अपने बाएं हाथ से हमला किया। दक्ष ने फिर से हमले को चकमा दिया और राजा के पीछे जाकर अपनी तलवार राजा के बाएं हाथ में घोंप दी, जिससे वह भी बेकार हो गई। उसकी आत्मा तलवार ने राजा की दाहिनी जां पर वार किया, जबकि लंगचेन ने राजा की तलवार का उपयोग राजा के बाएं पैर में वार करने के लिए किया। राजा कुछ हद तक विकलांग हो गया था क्योंकि वह अपने पैर या हाथ हिलाने में सक्षम नहीं था। वह सीधा बैठ भी नहीं पाता था। जया, तुम अभी भी यहीं हो? मुझे उस आदमी को लाओ जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। दक्ष ने जिया से कहा जो पीछे खड़ी थी, रुको, मेरे बेटे को नुकसान मत पहुंचाओ। राजा ने दक्ष से कहा, मैं तुम्हें वह बता दूंगा जो तुम जानना चाहते हो, उसे अब यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम रुक सकती हो। दक्ष ने जिया से कहा जो जाने ही वाला था। जिया भी अपने बाकी साथियों की तरह रुक गया। मुझे बताओ क्या हुआ? दक्ष ने उस आदमी से कहा, कल बीस्ट हॉल से एक बुजुर्ग यहाँ आए थे। राजा ने बताना शुरू किया कि क्या हुआ था। उसने उस बुजुर्ग के बारे में बात की और बताया कि उसने उसे क्या बताया था। वास्तव में हुआ ये था कि जैसे ही दक्ष ने बीस्ट हॉल के बुजुर्ग को मार डाला, उन्हें किसी तरह से मौत के बारे में पता चल गया। बीस्ट हॉल और अन्य संप्रदायों को एक पत्र मिला था जिसमें दावा किया गया था कि किसी ने उनके बुजुर्गों सहित उनकी टीमों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हालांकि संप्रदायों को संदेह था, फिर भी उन्होंने खबर की पुष्टि करने के लिए 4-5 बुजुर्गों की एक टीम भेजी। पत्र में इसके अलावा और कुछ नहीं कहा गया कि उनकी टीमें खत्म हो गई। इसमें यह नहीं बताया गया कि यह किसने और क्यों किया। अजीब बात यह थी कि उन्हें यह पत्र दक्ष द्वारा एल्डर्स की हत्या करने से पहले ही प्राप्त हो गया था। शैतान पूजा संप्रदाय और अंधकार आत्मा संप्रदाय को छोड़कर सभी को वह पत्र प्राप्त हुआ। अल्पविराम ठीक 4 घंटे बाद लंगचेन और चमिया स्थान से चले गए अन्य संप्रदाय आ गए। यह एक अजीब बात थी कि सभी संप्रदाय एक ही समय पर पहुंचे, जबकि कुछ संप्रदाय पास थे जबकि कुछ दूर थे। उन्हें नहीं पता था, लेकिन उनमें से हर किसी को अलग अलग समय पर पत्र मिला। थोड़ी सी किस्मत के साथ सब कुछ एक ही समय पर वहां पहुंच गया। लगभग सभी 17 संप्रदायों में 5 बुजुर्ग उपस्थित थे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन रक्त से सनी हुई थी, लेकिन वहां कोई शव नहीं था। जब सभी लोग पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी बुद्ध मंदिर के प्रमुख बुजुर्ग ने अपनी भंडार रिंग से एक कलाकृति निकाली। यह एक विशेष स्वर्ण चढ़ाया हुआ दर्पण था। बुद्ध मंदिर के बुजुर्ग ने सभी को बताया कि यह उनके बुद्ध मंदिर की एक विशेष कलाकृति है जिसे वे अपने लोगों के मरने की संभावना के बारे में पता लगाने के बाद यहाँ लाए थे। यह एक विशेष दर्पण था जिसका उपयोग ये देखने के लिए किया जा सकता था कि अतीत में किसी स्थान पर क्या हुआ था। इसकी एकमात्र सीमा ये थी कि कोई व्यक्ति केवल कुछ घंटों तक ही समय पीछे देख सकता था और इसका उपयोग हर साल केवल एक बार ही किया जा सकता था। यहाँ तक कि उन्हें भी यकीन नहीं था कि उन्हें इसमें कुछ महत्वपूर्ण मिलेगा, क्योंकि हत्याएं आखिरी कुछ घंटों में होने की संभावना काफी कम थी, क्योंकि उन्हें संदेश काफी पहले ही मिल गए थे। बुद्ध मंदिर के बुजुर्ग ने दूसरों को दर्पण के बारे में समझाया और कहा कि वह ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उनके लोगों की हत्या किसने की, लेकिन उन्होंने इसकी सीमाएं भी बताए और कहा कि सच्चाई जानने की संभावना बहुत कम है। बुद्ध मंदिर के बुजुर्ग ने दर्पण का उपयोग करके ये देखा कि पिछले कुछ घंटों में यहाँ क्या हुआ था। उन सभी ने ध्यानपूर्वक दर्पण में देखा और कुछ समय बाद दर्पण में छवियां दिखने लगी। उन्होंने जो दृश्य देखा उसमें एक छोटा सा सांप जैसा जानवर हवा में उड़ रहा था और शैतान शिकारी जानवर सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग को मार रहा था, जबकि एक लड़का स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग को मार रहा था। सभी बुजुर्गों के शव फर्श पर पड़े थे। उन्होंने लड़ाई का अंत देखा जिसमें एक लड़के और एक लड़की को छोड़कर सभी की मौत हो गई। उन्हें नहीं पता था कि लड़का और लड़की किस संप्रदाय से संबंधित थे। उन्हें यह भी संदेह था कि वे किसी संप्रदाय से संबंधित थे या नहीं। इस बात की भी संभावना थी कि वे स्वतंत्र साधक थे, क्योंकि उन्होंने अपने साथ किसी एल्डर को नहीं देखा था। उन्हें नहीं पता था कि लड़ाई कैसे शुरू हुई, लेकिन उन्हें केवल ये पता था कि यह कैसे समाप्त हुई। हालांकि वे नहीं जानते थे कि यह लोग कौन थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यह लड़का ही था जिसने उन सभी को मार डाला, क्योंकि उन्होंने पीछे खड़ी लड़की को डरी हुई देखा था। हर कोई क्रोधित था, विशेष रूप से सच्चे दाव संप्रदाय और स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग, जिन्होंने वास्तव में अपने
बुजुर्गों को मरते हुए देखा था। उन्होंने देखा कि कैसे दक्ष ने उन्हें मारा। अपने साथी बुजुर्गों को मरते देख उनका रक्त खोल उठा। वे आईने से कोई शब्द नहीं सुन सकते थे, लेकिन दृश्यों ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। सभी बुजुर्गों ने फैसला किया कि उन्हें दक्ष को ढूंढना होगा और उसकी पहचान के बारे में जवाब पाने होंगे। एक सामान्य शिष्य इतना मजबूत नहीं होना चाहिए। उनमें से कुछ ने यह भी अनुमान लगाया कि लड़के के पास युद्ध की बांसुरी के अलावा कोई विशेष पहचान या कोई खजाना हो सकता है जिसने उसे इतना मजबूत बनाया है। बुजुर्गों में से एक ने कागज निकाला और लॉन चेन का चित्र बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने शहर जाकर यह पता लगाने का फैसला किया कि क्या वह लड़का शहर में है। अगर हत्या कुछ घंटे पहले हुई थी तो उस लड़के के शहर में होने और ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। बुजुर्गों ने जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी खोज शुरू की। उन्होंने होटलों और चिकित्सकों की दुकानों में पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि उनके वहां होने की संभावना बहुत अधिक थी। वे उस होटल से कुछ ही दूरी पर थे जहां दक्ष रुका था। जब वे रुके, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके हाथ में रखे चित्र को ध्यानपूर्वक देख रहा था। सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग ने ये देखा और सभी को रुकने को कहा। वह उस व्यक्ति के पास गया और उसे वह चित्र दिखाया। क्या तुम उसे जानते हो? बुजुर्ग ने पूछा। वह बिल्कुल मेरे किसी परिचित जैसा दिखता है, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। वह व्यक्ति ऐसा था जिससे दक्ष पहले भी मिल चुका था और वह उसे अपने गृहनगर से जानता था। वह कौन है? बुजुर्ग ने पूछा। वह दक्ष है, लन कबीले के मुखिया का पोता। उनका कबीला शुई साम्राज्य राज के ड्रैगन शहर में स्थित है, व्यक्ति ने कहा। दक्ष एल्डर ने चेहरे पर शिकन लाते हुए कहा, तो वह उन महाद्वीपों से नहीं है। मैं व्यर्थ ही चिंतित था। वह तो बस एक छोटे से दूसरे दर्जे के राज्य का आदमी है। उसके इतने शक्तिशाली बनने के लिए उसे कुछ महान खजाने अवश्य मिले होंगे। शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग ने उनकी ओर चलते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, वह मरेगा। अब जब हम उसके बारे में जानते हैं तो यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि उसे बाहर से कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। उन सभी ने निर्णय लिया कि वे अपने दल से एक व्यक्ति को संप्रदाय में वापस भेजेंगे ताकि वह उन्हें बता सके कि लड़के के चित्र के साथ क्या हुआ था। जबकि वे सभी उसके परिवार से बदला लेने के लिए शुई साम्राज्य चले गए। संप्रदाय को लड़के को ढूंढने का काम करना था। जबकि वे बदला लेने की कोशिश कर रहे थे, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। वे उस व्यक्ति को भी साथ ले गए जिसने उन्हें सूचना दी थी। प्रत्येक टीम से एक बुजुर्ग अपने संप्रदाय में वापस चले गए। ये केवल बीस्ट हॉल का बुजुर्ग था जिसने धधक से सूर्य साम्राज्य के शाही महल में आराम करने का फैसला किया था, क्योंकि राजा उनके बीस्ट हॉल से संबंधित था। उसने राजा को भी घटना की जानकारी दी। झक्विन, मिंगू, जीशा और जीशेन भी वहां मौजूद थे। मिंगू, क्विंग और जीशान को जब ये चित्र दिखा तो वे चौंक गए। मिंगू को ये जानकर विशेष रूप से आश्चर्य हुआ कि उन्हें दक्ष के गृह नगर के बारे में पता चल गया है। एल्डर के चले जाने के बाद उसने जीशान और झक्विन को भी दक्ष के परिवार को बचाने के लिए अपने साथ आने के लिए राजी कर लिया। जी किंग और जीशान एक बार फिर चौंक गए। उन्हें नहीं पता था कि दक्ष इतने छोटे पर वार से था। उन्हें शाही महल छोड़ने और शुई राज्य की ओर जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। सब कुछ ऐसे हुआ जैसे कोई छाया के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। कम से कम ये कहना तो बनता है कि कोई सरल नहीं था। उस एल्डर ने मुझे इस बारे में और तुम्हारे बारे में बताया। इसी से मुझे पता चला कि तुम ही हत्यारे हो और वे तुम्हारे परिवार को मारने वाले हैं। राजा ने कहा, जहां तक मेरे बेटे की बात है मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया। उसने जाने से पहले मुझे कुछ नहीं बताया। दक्ष ने सब कुछ सुना और वह एक ही समय में गुस्सा और चिंता महसूस कर सकता था। उसने राजा को पीछे फेंक दिया और अपने कमरे से बाहर चला गया। वह बाहर निकलने की ओर भागा। जैसे ही वह वहां से निकला उसने सूर्य को नष्ट करने वाले कोडोर को बुलाया और उसके ऊपर बैठ गया तथा उसे एक विशेष दिशा की ओर उड़ने का आदेश दिया। अब वह समय के विरुद्ध दौड़ में था, ऐसी दौड़ जिसमें उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर वह एक सेकंड भी देर से पहुंचा तो क्या करेगा। मैं उन सभी को मार डालूंगा। अगर उन्होंने मेरे परिवार को छुआ भी तो मैं उनकी आत्मा के हर टुकड़े को नष्ट कर दूंगा। दक्ष गुस्से में गरजा। सन डिस्ट्रॉय कंडोर अपनी पूरी गति से उड़ रहा था। वह दक्ष की भावना और उसकी चिंता को समझ सकता था। हालांकि सन डिस्ट्रॉय कंडोर कुछ दिनों तक उड़ने के बाद थक गया था, फिर भी वह जितनी तेजी से उड़ सकता था उड़ता रहा। दक्ष से कुछ दूर एक सुंदर बगीचा था। बगीचा सुंदर हरियाली से भरा हुआ था जो प्रकृति की सुंदरता को उजागर करता था। उस बगीचे में एक छोटी सी मेज थी और उस मेज के पास केवल एक कुर्सी थी। कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा था। वह 242 साल का लग रहा था, लेकिन उसकी वास्तविक उम्र याद थी। उस आदमी के हाथ में एक कप था जिसमें चाय जैसा तरल भरा हुआ था। आदमी ने आराम से अपने पे का एक घूंट लिया। दौड़ शुरू हो गई है। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा यह उपहार पसंद आएगा। आदमी ने आकाश की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। आदमी ने अपनी चाय खत्म की और खड़ा हो गया। उसने दक्षिण की ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि वह आदमी अभी क्या कर रहा होगा। वह अभी भी मेरी पहुंच से बाहर है। क्या वह अभी भी उस टूटे हुए मुखौटे में घूम रहा है? आदमी ने बुदबुदा आया। वह आदमी पीछे मुड़ा और मेज से दूर जाने लगा। उसकी गर्दन पर एक हार था। हार से एक छोटा सिक्का आकार का सामान बंधा हुआ था। अगर दक्ष यहाँ होता तो वह उस छोटी सी चीज को पहचान लेता। ये दिव्य स्वर्ग संप्रदाय का प्रशंसा का प्रतीक था। ये प्रशंसा का आखिरी प्रतीक था जो नहीं मिला था। ये दिव्य स्वर्ग संप्रदाय का 20वां प्रशंसा चिन्ह था। दक्ष शुई साम्राज्य की ओर वापस उड़ रहा था, लेकिन वह उससे काफी दूर था। कुछ समय बाद उसने देखा कि सन डिस्ट्रॉय कंडोर की गति धीमी हो रही थी। वह पहले इतना तनावग्रस्त था कि उसे यह ध्यान नहीं आया, लेकिन अब वह देख
सकता था कि सन डिस्ट्रॉय कंडोर बहुत थक गया था। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी वह अपनी गति बनाए रखने में सक्षम नहीं था। कसन लंगचेन के पास दिखाई दिया, तुम्हें इससे आराम देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि तुम इस पर सवार होकर यात्रा पूरी कर पाओगे। जुन ने दक्ष से कहा, मैं ठीक है, मैं खुद ही उड़ जाऊंगा। दक्ष ने खड़े होते हुए कहा, इस मामले में स्पिरिट स्वॉर्ड बहुत धीमी होगी। जीवन में पहली बार वह इतना तनावग्रस्त था कि वह स्पष्ट रूप से सोच नहीं पा रहा था। दक्ष, मुझे पता है कि तुम अपने परिवार को लेकर तनाव में हो, लेकिन तुम्हें शांत होने और स्पष्ट रूप से सोचने की जरूरत है। ये स्पष्ट है कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय तुम्हारे सबसे अच्छे निर्णय नहीं है। तुम्हें अपने स्वर्गीय दानव पंखों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक और विकल्प है, एक और उड़ने वाले जानवर के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारे पास? एक है, नाजुन ने सुझाव दिया। दक्ष के दिमाग में आखिरकार यह बात आई। जब उसने उसकी प्रतिक्रिया सुनी, दक्ष ने शांत होने की उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और उसके बाकी वाक्य पर ध्यान केंद्रित किया। वह सर्प सम्राट को अपनी अंगूठी के पशु क्षेत्र से बाहर ले आया। तुमने इस राजा को बुलाया है, बताओ आज किसे पीटना है? ये राजा अच्छे मूड में है, तुम्हें संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। सांप सम्राट ने गर्व से कहा, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरा उड़ने वाला वाहन बनना होगा, मुझे जल्दी से घर पहुंचना है। दक्ष ने सर्प सम्राट से कहा, क्या आप चाहते हैं कि यह भगवान एक पर्वत बन जाए? वे तो की बात है। सर्प सम्राट ने तुरंत मना कर दिया, फालतू बात बंद करो, मेरे परिवार का जीवन मेरे समय पर वापस आने पर निर्भर करता है, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। दक्ष ने अपना आत्मा नियंत्रण खो दिया और सांप राजा को डांटा, तुम्हारे परिवार की जान ठीक है, ये राज दयालु है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन ये केवल एक बार होगा, सांप सम्राट ने कहा और उसने दक्ष की ओर देखना बंद कर दिया। उसका आकार बढ़ता गया और वह इतना बड़ा हो गया कि वह सबको उठा सकता था। जिया, मेरे पीछे आओ, दक्ष ने जिया से कहा और वह सांप सम्राट के पास कूद गया। जिया भी उसके पीछे कूद पड़ा। दक्ष ने सूर्य को नष्ट करने वाले कोनों को वापस अपने भंडारण ऋग के जानवर क्षेत्र में रख दिया। दक्ष ने सर्प सम्राट को दिशा बताई। सर्प सम्राट ने अपनी गति बढ़ा दी और आश्चर्यजनक रूप से वह सूर्य विध्वंसक कोडोर से कहीं अधिक तेज था। हालांकि वह सन डिस्ट्रॉय कंडोर की तरह एक विशिष्ट उड़ान प्रकार का जानवर नहीं था, लेकिन अपने विकास के बाद उसने उड़ने की क्षमता हासिल कर ली और वह एक मध्य आकाशीय क्षेत्र का जानवर था। उसकी साधना सन डिस्ट्रॉय कंडोर से बहुत अधिक थी, जिससे उसकी गति में भी मदद मिली। दक्ष के वर्तमान गंतव्य और शुई राज्य के बीच कहीं उड़ने वाले जानवरों का एक बड़ा समूह शुई राज्य की दिशा में उड़ रहा था। सटीक रूप से कहे तो वहां विभिन्न प्रजातियों के 68 उड़ने वाले जानवर थे। लोग इन उड़ने वाले जानवरों के ऊपर बैठे थे। जानवरों पर 69 लोग सवार थे, उनमें से 68 लोग इस महाद्वीप के अधिपति संप्रदाय के बुजुर्ग थे। ज्यादातर लोग उनके बारे में जानते भी नहीं थे। कल्पना करना तो दूर की बात है कि वे कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। वे आम लोगों की नजर में भगवान जैसे थे। शुई के राज्य में आकाश क्षेत्र में कोई साधक नहीं था, वास्तव में इसमें केवल कुछ छोटे पृथ्वी क्षेत्र साधक थे। उन्होंने अपने राज्य में एक भी आकाश क्षेत्र साधक नहीं देखा था। सबसे शक्तिशाली संप्रदायों के आकाश क्षेत्र साधकों को देखना तो दूर की बात थी। उन जानवरों में से एक पर एक व्यक्ति भी था जो ऐसा नहीं लग रहा था कि वह यहाँ का है। वह व्यक्ति ही था जिसने उन्हें दक्ष की असली पहचान और उसके परिवार के बारे में बताया था। वह व्यक्ति एक युवा लड़का था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी 20 साल का भी नहीं हुआ होगा। अगर दक्ष यहाँ होते तो वह उस व्यक्ति को शुई साम्राज्य के तीसरे राजकुमार के रूप में पहचान लेते। दक्ष ने तीसरे राजकुमार के साथ लड़ाई की जिसमें वह जीत गया था। यह एक साधारण लड़ाई थी, बस अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए। इसलिए दक्ष ने शुई साम्राज्य के तीसरे राजकुमार को नुकसान नहीं पहुंचाया। शुई साम्राज्य का तीसरा राजकुमार सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग के सामने बैठा था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आप उसके बारे में जानते थे, आप भी शुई साम्राज्य से ही होंगे। है नायल्डर ने तीसरे राजकुमार से पूछा। हाँ, मैं शुई साम्राज्य से हूँ, मैं शुई साम्राज्य का तीसरा राजकुमार यूडिंग हूँ। उस लड़के ने कहा, आप विशेष रूप से प्रतिभाशाली नहीं दिखते, आप शुई के पिछड़े राज्य से उत्तरी चंद्र साम्राज्य में कैसे पहुंचे? बुजुर्ग ने पूछा। वह देख सकता था कि साम्राज्य के लोगों की तुलना में यूडिंग में साधना के लिए प्रतिभा नहीं थी, इसलिए उत्तरी चंद्र साम्राज्य के किसी गुरु द्वारा उसके चुने जाने की संभावना वास्तव में बहुत कम थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह वहां कैसे पहुंचा। हर चीज के समय के बारे में भी काफी संदेहास्पद था। यूडिंग जवाब देने में कुछ हिचकिचा रही थी। मुझे जवाब दो, मैं कोई झूठ नहीं सुनना चाहता। एल्डर ने यूडिंग से अपने चेहरे पर सख्त भाव के साथ पूछा। यूडिंग के हाव भाव देखकर उसे और भी संदेह हुआ। ये वाकई अजीब बात है, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं आपको बता भी दूं तो भी आप मुझ पर विश्वास करेंगे। यूडिंग ने झिझक हुए कहा, इस बारे में चिंता मत करो, बस मुझे बताओ कि क्या हुआ, मैं तय करूंगा कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा या नहीं। बुजुर्ग ने बड़बड़ा हुए कहा। यूडिंग अभी भी हिचकिचाना, वह जवाब देने को तैयार नहीं था। अगर तुमने अभी मुझे नहीं बताया तो मुझे तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बुजुर्ग ने चेहरे पर सख्त भाव के साथ जवाब दिया। मैं हुआ ये था कि मैं अपने महल के दालान में टहल रही थी, तभी मैंने जमीन पर कुछ पड़ा हुआ देखा। यह एक ताबीज जैसा लग रहा था, मैंने जिज्ञासा वश इसे उठा लिया। यूडिंग ने कहा। उन्होंने कहा, जैसे ही मैंने ताबीज को छुआ मैं उस स्थान पर पहुंच गया। मैं ये पता लगाने के लिए शहर में घूम रहा था कि मैं कहाँ हूँ, तभी मैंने आप लोगों को और आपके हाथों में चित्र को देखा। तुम सही थे, यह अविश्वसनीय है। एक ताबीज जो तुम्हें यहाँ तक लाया, सबसे लंबी दूरी तक पहुँचने वाला ताबीज भी किसी को इतनी दूर तक नहीं ला सकता। वह ताबीज कैसा दिखता था? आदमी ने पूछा। यूडिंग ने कहा,
कहा, यह एक सफेद कागज का टुकड़ा था जिस पर हजारों अजीब सी रेखाएं थी। मुझे याद नहीं कि इसका क्या पैटर्न बना था, लेकिन ये बहुत जटिल लग रहा था। एल्डर ने यूडिन को संदेह से देखा। अगर वह जो कह रहा है वह सच है तो यहाँ वाकई कुछ बड़ा हो रहा है। कोई वाकई चाहता था कि हम हत्याओं और हत्यारे की पहचान के बारे में जाने। क्या ये हमारे खिलाफ एक चाल है या कोई हमें किसी कारण से उस लड़के के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, या ये वाकई एक बड़ा सहयोग है। सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग ने सोचा। विभिन्न संप्रदायों और लॉन्ग चेन के दल के बीच कहीं 3 उड़ने वाले जानवर थे। वहां एक लड़का और 2 लड़कियां जानवरों पर बैठे थे। हम उनका पीछा कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें पकड़ पाएंगे। हम शायद बहुत धीमे हैं। जीशान ने बड़बड़ा हुए कहा, ऐसा मत कहो, हमें समय पर वहां पहुंचना होगा अन्यथा दक्ष अपने परिवार को खो देगा। मिंगू ने कहा और अपना ध्यान सीधे आगे की ओर केंद्रित रखा। काश दक्ष वापस आ जाता, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका परिवार मुसीबत में है। झीक ने नीचे देखते हुए कहा, मैं उसके परिवार को बचाने के लिए वहां जाना चाहता हूं, लेकिन हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम उनसे पहले वहां पहुंच जाए। अगर वे हमसे पहले उसके घर पहुंच गए तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे। हम सबसे शक्तिशाली संप्रदायों के शीर्ष बुजुर्गों को नहीं हरा सकते। जीशान ने आह भरते हुए कहा, उनके जानवर उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जितनी तेजी से हो सकता था और रहे थे। मिंगू भी गंभीर दिख रही थी। उसे भी नहीं पता था कि अगर वह देर से आए तो वह उसके परिवार को कैसे बचा पाएगी। दक्ष ने पहले भी अपने दादाजी और कबीले के दूसरे सदस्यों को वो दिखाया था। उसने देखा था कि वह उनका कितना ख्याल रखता था। वह कल्पना कर सकती थी कि अपने परिवार को नुकसान पहुंचाते हुए देखकर वह कितना दुखी होगा। वह दक्ष को अपना परिवार खोते हुए नहीं देखना चाहती थी, वह उसे टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। मुझे परवाह नहीं है कि मुझे क्या करना है, मैं उसके परिवार को भागने में मदद करूंगी। मिंगू ने पहले उसे जकड़ा और फैसला किया। शुई साम्राज्य एक छोटा सा तृतीय श्रेणी का साम्राज्य था। यह एक शांतिपूर्ण साम्राज्य था जिसने बहुत ज्यादा युद्ध नहीं देखे थे। शुई साम्राज्य में 3 प्रमुख कबीले थे और एक शाही कबीला था जिसे साम्राज्य में सबसे मजबूत कहा जाता था। यहाँ तक कि शुई का राजा भी सिर्फ एक पृथ्वी क्षेत्र साधक था। शही के पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, इसलिए कोई भी उच्च श्रेणी का साधक शही के पास परेशानी खड़ी करने नहीं आया। कहा जाता है कि लांग वंश शुई साम्राज्य का दूसरा सबसे प्रभावशाली कबीला था। कबीले के पास पूरे राज्य में फैली कई संपत्तियां और व्यवसाय थे, लेकिन कबीले का मुख्य निवास ड्रैगन सिटी में स्थित था। लन कबीले के अंदर सब कुछ सामान्य था। लोग अपनी सामान्य दिनचर्या से चल रहे थे, उन्हें अपने सिर पर मंडरा रहे खतरों का कोई पता नहीं था। लन चेन के दादा तेज प्रताप कबीले के स्वामी थे। वह अपने कमरे में साधना कर रहा था। उसे लग रहा था कि वह अगले आयाम की सफलता के करीब पहुंच चुका है। लांग रेन द्वितीय चरण के पृथ्वी क्षेत्र साधक थे, लेकिन वे पृथ्वी क्षेत्र के तीसरे चरण में पहुंचने के करीब थे। अगर वह सफलता प्राप्त कर लेता है तो वह शुई के राजा के समान ही साधना चरण में होगा। शुई का राजा एक शिखर 3 चरण पृथ्वी क्षेत्र साधक था। लांग रेन को लगा कि वह जल्द ही सफलता हासिल कर लेगा। लन कबीले की हवेली के एक अलग हिस्से में एक अधेड़ उम्र की महिला कुर्सी पर बैठी थी। हालांकि वह महिला 40 से ज्यादा की थी, लेकिन वह 30 से कम उम्र की लग रही थी। वह दक्ष की मां पल्लवी थी। उसके सामने एक मेज थी और उस पर रखा हुआ था, लेकिन वह उसे खा नहीं रही थी। उसके पीछे 2 लड़कियां खड़ी थी। वे जू और मेई थी। बहुत समय हो गया है, वह अभी तक वापस नहीं आया है। महिला ने भोजन को देखते हुए बुदबुदा, या मैं जानना चाहती हूँ कि वह कैसा है, क्या ये सुरक्षित है, क्या वह समय पर खाना खा रहा है या नहीं, ऐसा क्या था जिसकी वजह से वह चला गया। युवा मास्टर वापस आएंगे मैडम, जब हमने उन्हें आखिरी बार देखा था तो वे अच्छी स्थिति में दिख रहे थे। वे बहुत मजबूत भी थे। वे निश्चित रूप से जल्द ही वापस आएंगे। जू ने कहा, हाँ कृपया खाएं मैडम, आपको स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। मेई ने भी कहा, वह लड़का जब वापस आएगा तो उसे निश्चित रूप से बहुत मार पड़ेगी। उसने अपनी माँ को बताए बिना फिर से जाने की हिम्मत की। महिला ने आह भरते हुए कहा, ड्रैगन सिटी के शाही महल में शाही रक्षक तीसरे राजकुमार यूडिंग की तलाश में थे जो लापता हो गया था। राजा अपने बेटे के बारे में चिंतित था और उसने सभी पहरेदार को अपने लापता बेटे की खोज करने का आदेश दिया। पूरे महल में खोजने के बाद भी तीसरा राजकुमार नहीं मिला। राजा और भी अधिक चिंतित हो गया और उसने अपने आदमियों को शहर में राजकुमार की खोज करने का आदेश दिया। मैं तीसरे राजकुमार को ढूंढना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसने आदमियों को आदेश दिया। एक स्वर्ण श्रेणी का उड़ने वाला जानवर शुई शहर में प्रवेश कर गया। जानवर पर 2 लोग बैठे थे। उनमें से एक 17-18 साल की लड़की लग रही थी, जबकि दूसरा अधेड़ उम्र का आदमी था। वह लड़की थी जिसने दक्ष से सगाई तोड़ दी थी और वह आदमी उसका पिता था, जो दक्ष के पिता का बचपन से ही सबसे अच्छा दोस्त था। वे लांग कबीले की दिशा में जा रहे थे। सभी 17 संप्रदायों ने अपने अपने संप्रदाय में एक बुजुर्ग को अपराधी के चित्र के साथ अपने बुजुर्ग की मृत्यु की सूचना देने के लिए भेजा था। 17 में से 16 बुजुर्ग सुरक्षित रूप से अपने संप्रदायों तक पहुंच गए और अपने संप्रदायों को जानकारी दे दी। केवल एक संप्रदाय ऐसा था जिसे कोई जानकारी नहीं मिली। यह बीस्ट हॉल था। दक्ष ने पहले ही बीस्ट हॉल के बुजुर्ग को मार डाला था। जो संप्रदाय
तक जानकारी ले जाकर प्रभारी था। जब सभी संप्रदाय प्रमुखों को ये पता चला कि यह घटना घटी है तो वे क्रोधित हो गए। वे सभी क्रोधित हो गए और अपने लोगों को उस लड़के को खोजने का आदेश दिया। उन्होंने आदेश दिया कि लंचेन के चित्रों को महाद्वीप के हर कोने में वितरित किया जाए और जो कोई भी उन्हें लड़के के वर्तमान ठिकाने के बारे में जानकारी देगा उसे विभिन्न खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा। दक्ष को नहीं पता था कि हालात कितने खराब हो रहे थे, सब कुछ नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था, लेकिन अगर उसे पता भी होता तो उसे कोई परवाह नहीं होती। उसका दिमाग पूरी तरह से अपने परिवार पर केंद्रित था जो इस समय खतरे में था। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में सोचने के लिए उसके पास समय नहीं था। दक्ष अभी भी शूरी साम्राज्य की ओर उड़ रहा था। वह सांप सम्राट की पीठ पर बैठा था और बेचैन दिख रहा था। सांप सम्राट की गति सबसे तेज थी जो दक्ष ने अपनी यात्रा शुरू करने के बाद से कभी देखी थी, लेकिन यह भी एक तथ्य था कि उसने पहले कभी आकाशीय क्षेत्र में उड़ने वाला जानवर नहीं देखा था। उस पर यात्रा करना तो दूर की बात थी, वह नहीं जानता था कि सांप सम्राट की तुलना अन्य उड़ने वाले विशिष्ट जानवरों से कैसे की जा सकती है जिनकी साधना उसके जैसी ही थी। मास्टर का परिवार खतरे में है, जिया ने कुछ देर बाद दक्ष से पूछा। वह इस बारे में सोच रही थी। उसने दक्ष को इस बारे में बात करते हुए सुना था। जब वह सांप सम्राट से बात कर रहा था वह उसी समय पूछना चाहती थी, लेकिन उसने इंतजार किया। हाँ, कुछ मेरे परिवार को निशाना बना रहे हैं, वे मरना चाहते हैं। दक्ष ने अपनी मुट्ठी भींचे हुए कहा, मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगा और उन्हें मौत दूंगा इससे पहले कि वे मेरे परिवार को छू भी सके। जिया मास्टर की मदद करेगी। मास्टर का परिवार जिया का परिवार है। जिया मास्टर की मदद करेगी ताकि जो कोई भी परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहे उसे मार सके। जिया ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, तुम्हें अवसर मिलेगा मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने के लिए भी। धरती उनके रक्त से भर जाएगी, उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। उनके शवों को बिना दफनाए सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। दक्ष ने घोषणा की। जिया ने उसकी बातें सुनी और वह भी अपनी तलवार पर नजर डालते हुए दक्ष की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गई। जून चुपचाप पास ही बैठी थी। उसे नहीं पता था कि इस सब के बारे में क्या कहना है। वह देख सकती थी कि दक्ष शांत होकर नहीं सोच रहा था, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से गुस्से में नहीं खोया था। अगर वह महान बनना चाहता है तो उसे अपने परिवार को संबोधित करने और नश्वर भावनात्मक बंधनों को दूर करने की जरूरत है। अगर वह अपने परिवार को बचा सकता है तो यह मुद्दों से निपटने का एक अच्छा अवसर होगा, क्योंकि उसके पास क्रोध और पछतावे में खुद को खोए बिना इससे निपटने का समय होगा। जुन ने सोचा। सर्प सम्राट तीव्र गति से आगे बढ़ता रहा, जिससे उनके और जिन लोगों का वे पीछा कर रहे थे उनके बीच की दूरी कम होती गई। दक्ष को नहीं पता था कि बाकी लोग कितनी दूर है, लेकिन उसे पूरी उम्मीद थी कि वह उनसे पहले घर वापस आ जाएगा। इस गति से हमेशा साम्राज्य तक पहुंचने में 2 दिन और लगेंगे। दक्ष ने जमीन की ओर देखते हुए कहा। वह अपने स्थानिक यात्रा कौशल का उपयोग कर सकता था, जिसका उपयोग उसे दिन में केवल एक बार करने की अनुमति थी ताकि वह एक पल में लंबी दूरी तय कर सके, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह केवल उन स्थानों पर ही जा सकता था जहां वह पहले गया था। वह स्पेटियम का उपयोग करके उस शहर तक जा सकता था जहां वह अपनी यात्रा के दौरान गया था, लेकिन वह सबसे छोटे मार्ग पर नहीं था। यदि वह ऐसा करता तो इससे चीजें और भी बदतर हो जाती और उनकी यात्रा सर्प सम्राट के साथ जाने की तुलना में और भी लंबी हो जाती, क्योंकि उसे गाड़ी के साथ जाने की तरह घुमावदार रास्ता लेने की जरूरत नहीं थी। उसने निर्णय लिया था कि वह स्थानिक यात्रा का प्रयोग तब करेगा जब वह वास्तव में अपने लान कबीले की सीमा के भीतर होगा, ताकि यदि वह उस समय तक अन्य बुजुर्गों तक नहीं पहुंच पाया तो वह तुरंत वहां पहुंच सके। वे आगे बढ़ते रहे और एक और दिन बीत गया। दक्ष अभी भी सोया नहीं है। वह हमेशा सतर्क रहता था। उसे उम्मीद थी कि वह दूसरे संप्रदायों के बुजुर्गों को ढूंढ लेगा। उसी समय उसने आगे किसी को आते देखा। वह आगे 3 लोगों को देख सकता था। वे तीनों अपने उड़ने वाले जानवरों पर सवार थे। हालांकि उनकी पीठ उसकी ओर थी, फिर भी दक्ष ने उन्हें पहचान लिया। मिंगू, जिक और जीशान। दक्ष बुदा आया। इतने समय के बाद वह लड़कियों तक पहुंचने में कामयाब हो गया था, लेकिन वह जानता था कि वह अभी भी एल्डर्स से बहुत दूर था। मिंगू और अन्य लोगों ने महल तभी छोड़ा जब बीस्ट हॉल के बुजुर्ग ने राजा को जानकारी दी, लेकिन जब बीस्ट हॉल के बुजुर्ग ने उत्तरी चंद्र साम्राज्य छोड़ा तो अन्य बुजुर्ग लोग शुई साम्राज्य की ओर चले गए थे। वे संभवतः विभिन्न संप्रदायों के बुजुर्गों से कम 6-12 घंटे पीछे थे। मिंगू, जब इन दक्ष ने पुकारा, उनके बीच की दूरी लगातार तीव्र गति से कम होती जा रही थी, क्योंकि सर्प सम्राट उनके जानवर से कहीं अधिक तेज था। मिंगू, जक्विंग और जीशान ने दक्ष की आवाज सुनी। शुरू में उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वे तीनों अपने पीछे दक्ष को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जब हम वहां पहुंच जाए तो कूद जाना, दक्ष ने उनसे कहा। उन्होंने सर्प सम्राट से भी कहा कि वह उनके सामने कुछ क्षण के लिए रुक जाए। सांप सम्राट ने बड़बड़ाई, या उसे लगा जैसे उसे कहीं से भी मुफ्त सवारी मिल गई हो, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह एक बार ऐसा करने के लिए सहमत हुआ था, लेकिन उसने खुद से कसम खाई कि वह ऐसा कुछ दोबारा नहीं करेगा। ये शर्मनाक था।
सौभाग्य से जानवरों के क्षेत्र के किसी भी जानवर ने उसे इन बेतरतीब लोगों को ले जाते हुए नहीं देखा। दक्ष को ले जाना तो माफ करने लायक था, लेकिन दूसरों को ले जाना तो और भी बुरा था। जब इसकी व्याख्या की गई, सर्प सम्राट अपने जानवरों के पास जाकर धीमा हो गया। जीशान, मिंगू और झकिंग ने सांप सम्राट की तरफ छलांग लगा दी। जीशान ने सभी 3 उड़ने वाले जानवरों को अपने भंडारण रिंग में रख लिया। सर्प सम्राट ने पुनः अपनी गति बढ़ा दी तथा शुई साम्राज्य की ओर उड़ना शुरू कर दिया। मिंगू और झ दक्ष को देखकर खुश थे और उसे कसकर गले लगाना चाहते थे, लेकिन अभी की परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं दे रही थी। यह वाकई बहुत बुरे समय थे। तुम्हारा परिवार खतरे में है। संप्रदाय मिंगू ने दक्ष को समझाना शुरू किया, लेकिन उसने उसे रोक दिया। मुझे सब पता है, उन्होंने मेरा घर ढूंढ लिया है और उसे नष्ट करने जा रहे हैं। दक्ष ने कहा, मैं उन्हें अपने परिवार के किसी भी सदस्य को छूने नहीं दूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ हो, अब तुम चीजों का नेतृत्व कर सकते हो। जीशान ने दक्ष से कहा। जी किंग अभी भी चुप था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने छोटे राज्य से हो। तुम्हारी चिंता भरी सूरत देखकर मुझे यकीन हो गया कि यह सच है। ये वाकई आश्चर्यजनक है कि तुम इतने ऊंचे मुकाम पर कैसे पहुंच गए। जीशान ने आगे देखते हुए कहा, मुझे याद है कि मैंने सोचा था कि तुम किसी साम्राज्य से हो। मैं किसी साम्राज्य से नहीं था और मैंने कभी इसका दावा नहीं किया। फिर भी मैंने अपने परिवार की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा के लिए ये छिपाया कि मैं वास्तव में कहां से था। दक्ष ने जवाब दिया, ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो आपको आपके गृहनगर से जानता था। सा होने की संभावना लगभग असंभव थी। जिसने आपकी लोकेशन उजागर की, उसने आपके पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया। जीशान ने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ कहा, उनके अनुसार यह सब उस लड़के की वजह से हुआ। अगर वह लड़का उस समय वहां नहीं होता तो दक्ष का परिवार खतरे में नहीं पड़ता। जो कुछ भी हुआ वह असंभव होना चाहिए था। बुद्ध मंदिर के बुजुर्ग के पास इतनी दुर्लभ कलाकृति होना, फिर उस व्यक्ति से मिलना जो मुझे जानता है, मेरी तलाश करने के बजाय बदला लेने के लिए मेरे कमजोर परिवार को निशाना बनाना, ये सब ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है। दक्ष ने कहा, क्या आपके पास उनसे निपटने की कोई योजना है? मैं आपको तुरंत बता दूं कि हम बिना किसी योजना के चले गए। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि हम इन सभी आकाशीय क्षेत्र के बुजुर्गों को कैसे रोकेंगे। हम इस टकराव से तभी बच सकते हैं जब हम उनसे ना मिले और उनसे पहले आपके घर ना पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले अपने परिवार के साथ भाग जाना ही एकमात्र विकल्प लगता है। आपके पास एक बढ़िया पर्वत है, हम संभवतः ऐसा कर सकते हैं। जीशान ने दक्ष से कहा, तुम्हारे पिता पर्वत है। यदि तुमने एक बार फिर इस राजा का अपमान किया तो ये राजा तुम्हें खा जाएगा। सांप सम्राट ने क्रोधित होकर कहा, क्या फालतू बात है, ये बोल सकता है। जीशान को ने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा जब उसने सांप सम्राट को बोलते देखा, आखिर तुम इसे किसको बुला रहे हो? यह राजा तो ब्रह्मांड का स्वामी है, सर्प सम्राट ने कहा। सांप सम्राट द्वारा डांटे जाने पर जीशान ने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया। वह असमंजस में बस दक्ष को देखता रहा। वह आज मुझे गोद में उठाकर मेरी मदद कर रहा है, आमतौर पर वह ऐसा नहीं करता। दक्ष ने जीशान को समझाया। मैं समझ गया, जीशान ने जवाब दिया। सर्प सम्राट बिना थके आगे उड़ता रहा। पृथ्वी क्षेत्र के सूर्य विध्वंसक कोडोर की तुलना में उसका ऊर्जा भंडार बहुत विशाल था। इस गति से हमें उन्हें पकड़ने में सक्षम होना चाहिए। मुझे लगता है कि उनके जाने के 12 घंटे बाद हमें उनके बारे में जानकारी मिली होगी। यदि उनके जानवर आकाशीय क्षेत्र के जानवर नहीं है तो हमें उन्हें श्री साम्राज्य तक पहुंचने से पहले पकड़ने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जीशान ने नक्शे को देखते हुए कहा। दक्ष ने भी अपनी मुट्ठी कस ली। उसे उम्मीद थी कि घर पहुंचने से पहले वह उन्हें भी पकड़ लेगा। शुई साम्राज्य में लान कबीला अब चुप नहीं रहा। आज लगभग पूरा परिवार शोर मचा रहा था क्योंकि उनके परिवार में एक मेहमान आया था। कबीले के अधिकांश बुजुर्ग उस अतिथि के बारे में जानते थे। उन सभी को दक्ष की टूटी हुई सगाई के बारे में पता चल गया था। उनमें से ज्यादातर ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, सिवाय इसके कि उन्हें लगा कि सगाई टूटना उनके कबीले के लिए अपमानजनक है, लेकिन कबीले के बाहर किसी को भी यह बात पता नहीं थी, इसलिए नुकसान सीमित था। हालांकि आज वह लड़की जिसने सगाई तोड़ दी थी लन कबीले में वापस आ गई और इस बार वह अपने पिता को भी साथ लेकर आए। लगभग सभी लोग उनके उद्देश्य को लेकर असमंजस में थे। एक बुजुर्ग उनसे बात करने गया। कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने कबीले के मुखिया को सूचना देने के लिए किसी को भेजा। दक्ष की मां पल्लवी को भी इस बारे में पता चल गया था। वह जू और मे के साथ बाहर आए। यू दक्षा के पिता का नाम था। वह दक्ष के पिता के सबसे अच्छे दोस्त थे। उन दोनों ने एक समय पर अपने बच्चों की सगाई तय कर ली थी जिसे उनकी बेटी ने बिना बताए तोड़ दिया था। उसकी बेटी ने सगाई टूटने के बाद ही उसे बताया। यू दक्षा के पास उसकी मांग मानने और मामले को आगे न बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दक्ष ने एक बार यह दक्षा पर भ्रम के नियम का इस्तेमाल किया था ताकि वह खुद को उसके पिता की तरह दिखा सके और यू दक्षा से कुछ जानकारी हासिल कर सके। यू दक्षा को नहीं पता था कि यह दक्ष था जिसने उस पर भ्रम का प्रयोग किया था। इस पूरे समय वह केवल यही सोच रहा था कि यह उसका एक सपना था। उस पर
पल ने उसे वह सब याद दिला दिया था जो उसने और महेंद्र प्रताप ने संप्रदाय में एक साथ अध्ययन करते समय अनुभव किया था। दक्ष को यह नहीं पता था कि उसके भ्रम ने युदक्षा पर कितना गहरा प्रभाव डाला था। उस क्षण से युदक्षा को इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसके परिवार ने ही उसके मृत मित्र से किया वादा तोड़ा था। उन्हें इस बात का भी अफसोस है कि उन्होंने अपनी बेटी के कृत्य के लिए लीलन परिवार से माफी भी नहीं मांगी। उसका अपराध बोध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया जब तक कि वह इसे और सहन नहीं कर सका। उन्होंने अपनी बेटी को उत्तरी चंद्र साम्राज्य से घर बुलाया। उसके प्रतिरोध के बावजूद उसने उसे अपने साथ लान कबीले में आने के लिए मना लिया ताकि वह अपने किए की माफी मांग सके। उन्हें ये भी उम्मीद थी कि वे शादी के वादे को अंत तक निभा पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी पर इसके दबाव नहीं डाला। फिलहाल वे सिर्फ अपनी बेटी के अशिष्ट व्यवहार सहित हर चीज के लिए माफी मांगना चाहते थे, जबकि सगाई को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तुम पल्लवी ने जैसे ही युदक्षा और उसकी बेटी यू को देखा, उसने कहा, भाभी। युदक्षा ने विनम्रता से पल्लवी का अभिवादन किया। बिना बताए अंदर घुसने के लिए मुझे खेद है, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी थी। अंकल रेन कहाँ है? युदक्षा ने पूछा। ससुर एकांत साधना में है, पल्लवी ने कहा। और यह अफसोस की बात है कि मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अभी भी तुमसे बात कर सकता हूँ। क्या हम किसी निजी जगह पर जा सकते हैं? युदक्षा ने पल्लवी से कहा। मीटिंग हॉल खुला है, ग्रैंड एल्डर लांगमू ने कहा। वही मामलों को संभाल रहा था और कुलगुरु और सर्वोच्च बुजुर्ग दोनों एकांत साधना में व्यस्त थे। ये काम करेगा, युदक्षा ने जवाब दिया। इस दौरान यू ने ऊपर नहीं देखा था। ग्रैंड एल्डर सभी को मीटिंग हॉल में ले गए। मीटिंग हॉल के अंदर केवल 6 लोग थे, युदक्षा, वयुलिंग, ग्रैंड एल्डमू, पल्लवी, जू और मेई। आहम, क्या उन्हें यहाँ रहने की जरूरत है? युदक्षा ने जू और मेई की ओर देखते हुए पूछा। वह जानता था कि ग्रैंड एल्डमयो यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि वह संभवतः पल्लवी को किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में सुरक्षित रखने के लिए यहाँ आए थे जो कबीले से नहीं था। लेकिन लड़कियों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, वे मेरी बेटियों की तरह हैं, आपको उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिमा जरी ने समझाया। कृपया अपनी बात कहिए, आपके शब्द इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। युदक्षा ने अपना सिर हिलाया। बोलने के लिए तैयार होते हुए उसने गहरी सांस ली। मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे पता है कि मुझे ये पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं अब आया हूं। मैं अपनी बेटी के लिए माफी मांगना चाहता हूं, जो सगाई रद्द करने और आपको परेशानी में डालने के लिए यहां आई थी। यह गलत था, भले ही वह इसे रद्द करना चाहती थी, लेकिन ये सही तरीका नहीं था। युदक्षा उन्हें आह भरते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, महेंद्र प्रताप और मैं दोस्त थे और मैं वास्तव में मानता हूं कि जो कुछ भी हुआ वह गलत था। मुझे लगता है कि मैंने उनके भरोसे को तोड़ा और हमारी पवित्र दोस्ती में दरार पैदा कर दी। युदक्षा ने अपनी बेटी की ओर देखा। लिंग, क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है? उसने उससे पूछा। खड़ा हो गया। पिछली बार मैंने जिस तरह का व्यवहार किया उसके लिए मुझे खेद है। भले ही मैं सगाई तोड़ना चाहता था, लेकिन ऐसा करने के बेहतर तरीके थे और मुझे अधिक समझदारी से काम लेना चाहिए था। ने पल्लवी से माफी मांगी और झुक गया। उन्होंने कहा, भले ही मैं आपके बेटे से शादी नहीं करूंगी, लेकिन मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। मुझे अपने पिता के साथ शादी करनी चाहिए थी और मुझे अधिक सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए था। आपको बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को पसंद नहीं करता है तो शादी नहीं होनी चाहिए। अगर वह उसे पसंद नहीं करती है तो उसने इसके खिलाफ लड़कर सही काम किया। यहाँ तक कि दक्ष ने भी कहा कि अरेंज मैरिज गलत है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। समाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये सब अच्छे के लिए हुआ। ओह, दक्ष कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा है। युदक्षा ने पल्लवी से कहा। पल्लवी ने कहा, वह अनुभव प्राप्त करने और अभ्यास करने के लिए बाहर गए थे, वह घर पर नहीं है। ओह, वह अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर गया था। ये दिलचस्प है। अमीर परिवारों के बहुत से लोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जंगल में साहसिक कार्य करने के लिए घर से बाहर नहीं जाते। ऐसा लगता है कि उसकी मानसिकता भी उसके पिता जैसी ही है। युदक्षा जोर से हंसा। वह शायद लड़कियों के साथ मौज मस्ती करने के लिए बाहर गया होगा। ऐसा नहीं है कि वह इस शहर की हर लड़की के साथ सोया नहीं होगा। यू ने बड़बड़ा हुए कहा। यद्यपि उसने अपनी आवाज धीमी रखी, फिर भी सभी ने उसे सुना। तुम क्या फालतू बात कर रहे हो यंग मास्टर? ऐसा कुछ नहीं है। जू और मैं दोनों ने एक साथ कहा। पल्लवी ने उनकी ओर देखा और उन्हें चुप रहने का इशारा किया। लिंग, तुम क्या फालतू बात कर रहे हो? युदक्षा उन्हें को डांटा। मुझे खेद है, पिताजी ने माफी मांगी, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वह सचमुच माफी मांग रही थी। क्या तुम कभी मेरे बेटे से मिली हो? पल्लवी ने उससे पूछा। हालांकि वह नाराज थी, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। उसे माफ कर दो भाभी, इस लड़की को नहीं पता कि वह क्या कह रही है। युदक्षा ने शर्मिंदगी से माफी मांगी। वह यहाँ एक बात के लिए माफी मांगने आया था, लेकिन अब चीजें और भी खराब होती जा रही थी। मैं उस पर नाराज नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसके जवाब सुनना चाहती हूँ। सिमा जरी ने कहा। मुझे बताओ लिंग, क्या तुम कभी मेरे बेटे से मिले हो? नहीं, मैं आपके बेटे से नहीं मिला हूँ, ने पल्लवी को उत्तर दिया। तो फिर आप मेरे बेटे के चरित्र पर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? जहाँ तक मुझे पता
लगता है उसने इस राज्य की किसी लड़की से बात तक नहीं की थी, उनके साथ संबंध बनाना तो दूर की बात है। पल्लवी ने कहा, आपको बाहर जाकर पूछना चाहिए, राज्य में हर कोई आपके बेटे की प्रतिष्ठा के बारे में जानता है। 12 साल की उम्र से पहले ही वह इस राज्य की अधिकांश लड़कियों के साथ सो चुका था। ने आत्मविश्वास से कहा, तुम्हें ये फालतू बात किसने बताई? क्या तुम्हें नहीं पता कि जब वह 8 साल का था तब उस पर हत्या का प्रयास किया गया था? तब से वह घर से बाहर नहीं निकला क्योंकि उसके सिर में चोट लग गई थी, जिससे वह अपनी बुद्धि खो बैठा और एक बच्चे जैसा हो गया। वह 12 साल की उम्र में ही ठीक हो पाया। 15 साल की उम्र से पहले वह केवल 2 बार हवेली से बाहर गया था, एक बार जब उसका अपहरण हुआ था और दूसरी बार जब वह ठीक होने के बाद कुछ दिनों के लिए शिकार पर गया था। क्या तुम ये कह रहे हो कि कुछ ही दिनों में उसने राज्य की हर लड़की के साथ संबंध बना लिए? ये ग्रैंड एल्डम्यू थे जिन्होंने इस निराधार आरोप का जवाब दिया। क्या सिर में चोट? तुम झूठ बोल रही हो, ने खड़े होते हुए कहा। उन्होंने कहा, मैंने इस राज्य के लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि वह इस राज्य का सबसे बड़ा प्लेबॉय था। यह इतना मूर्खतापूर्ण है कि मैं ये भी नहीं जानता कि इसका क्या जवाब दूं। बड़े बुजुर्ग ने उसकी ओर देखते हुए आह भरी। मैं तुम्हें ये साबित कर सकता हूँ, चलो बाहर चलते हैं। तुम झूठ बोल सकते हो लेकिन नागरिक झूठ नहीं बोलेंगे। अपने चेहरे को ढक लो ताकि वे तुम्हारी स्थिति से भयभीत न हो और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे सारे झूठ उजागर कर दूंगा। ने कहा, लिंग बेवकूफी करना बंद करो, तुम्हें अजनबियों से ज्यादा उन पर विश्वास करना चाहिए। युदक्षा ने खड़े होते ही अपने सामने रखी मेज को गुस्से से पटक दिया। गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये सुनना अच्छा लगेगा कि कौन इस तरह का झूठ फैलाता है। जू में क्या तुम हमारे लिए कुछ मास्क ला सकती हो? पल्लवी ने कहा। जू और मेई दोनों से बाहर चले गए। भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ कि उसे गुमराह किया गया है, वह भोली और मूर्ख है, कृपया उसे गंभीरता से न ले। युदक्षा ने पल्लवी से कहा, चिंता मत करो, यह कोई गंभीर बात नहीं है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि नागरिक मेरे बेटे के बारे में क्या सोचते हैं। पल्लवी ने खड़े होते हुए कहा। कुछ समय बाद जू और मैं कुछ मास्क लेकर वापस आए और उन्होंने सभी को वितरित कर दिए को छोड़कर लगभग सभी ने अपने चेहरे मास्क से ढके हुए थे। वे हवेली से निकलकर ड्रैगन सिटी के केंद्र की ओर चले गए जो शाही कबीले के प्रभाव में था। उन्होंने को सभी से बात करने दिया जबकि वे स्वयं दूरी बनाए रखे सड़क पर चल रहे एक अनजान व्यक्ति के पास गया। यह एक युवक था जो एक खूबसूरत लड़की को उससे बात करते देख दंग रह गया। क्या आप मुझे किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बता सकते हैं? ने पूछा। बिल्कुल, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो मैं जानता हूँ, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अपनी मुस्कान से को आकर्षित करना चाहता था लेकिन उसकी मुस्कान ने उसे और भी बदतर बना दिया। मैं दक्ष के बारे में पूछना चाहता हूँ, ने कहा। दक्ष लन कबीले के मुखिया का पोता? आदमी ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैंने सुना है कि वह शहर का सबसे बदनाम प्लेबॉय है। मैं पूछना चाहती थी कि क्या ये सच है? ने चेहरे पर मासूमियत भरी नजर के साथ पूछा। ये बात तुम्हें किसने बताई? उस लड़के और प्लेबॉय ने। हाँ, वह आदमी अपनी हंसी रोक नहीं सका। वह लड़का 8 साल की उम्र में राज्य की अनगिनत लड़कियों का दिल जीत लेता था लेकिन उसने कभी किसी लड़की से बात तक नहीं की। मैंने सुना है कि वह किताबों का बहुत शौकीन था। उस पर हत्या के प्रयास के बाद उसकी हालत और खराब हो गई। मैंने सुना है कि वह अपनी बुद्धि खो बैठा और एक मंदबुद्धि व्यक्ति बन गया जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। जहाँ तक मुझे पता है वह 12 साल की उम्र में ठीक हो गया था लेकिन तब से उसे शहर में नहीं देखा गया। आदमी ने कहा। उसे प्लेबॉय कहना यह मजेदार है कि चेहरे पर उसके शब्द आते ही भाव बदल गए। उसे पसीना आने लगा, उसे आखिरकार खुद पर शक होने लगा था। धन्यवाद, उसने उस आदमी को धन्यवाद दिया। कुछ देर बाद वह एक लड़की के पास गई। उसने लड़की से भी यही सवाल पूछा और उसे भी यही जवाब मिला। लड़की ने बताया कि जब वह छोटी थी तो उसे दक्ष पर क्रश था लेकिन जब उसे पता चला कि वह मंदबुद्धि हो गया है तो उसकी भावनाएं बदल गई। उसने ये भी कहा कि उसके जीवन में किसी लड़की के साथ उसके संबंध होने की कोई खबर नहीं थी कि भोर गहरी हो गई। वह जल्दी से दूसरे व्यक्ति के पास चली गई। एक के बाद एक वह अलग अलग लोगों से बात करती रही। उसने छोटे बड़े सभी से पूछा लेकिन जवाब हमेशा एक ही था। युदक्षा भी पास में ही था। सारे जवाब सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। भाभी, कृपया उस पर गुस्सा मत हो, ये मेरी यह बेटी मूर्ख है लेकिन वह झूठ नहीं बोलती। हो सकता है कि पिछली बार जब वह यहाँ आई थी तो किसी ने उसे बेवकूफ बना दिया हो। इस बेवकूफ ने शायद किसी और से पूछने के बजाय उस व्यक्ति पर विश्वास कर लिया। युदक्षा ने एक बार फिर पल्लवी से माफी मांगी। यह ठीक है, अपनी बेटी को वापस बुलाओ, ये बहुत हो गया, पल्लवी ने कहा और वह लोम कबीले की ओर वापस चलने लगी। युदक्षा के पास गया और उसे वापस ले गया। वे सभी लान कबीले की ओर वापस चले गए और मीटिंग हॉल में प्रवेश किया। पल्लवी चुपचाप बैठी और के जवाब का इंतजार कर रही थी। मुझे खेद है, मैं गलत था, मुझे बेवकूफ बनाया गया, ने जवाब दिया। उसकी आंखें पहले से ही आंसुओं से भरी हुई थी। क्या तुम्हें वे लोग याद हैं जिन्होंने तुमसे झूठ बोला था? पल्लवी ने पूछा। ने जवाब दिया, ये बात मुझे एक 144 साल के लड़के ने बताई। केवल एक ही व्यक्ति, आपने किसी और से पूछने के बजाय एक ही व्यक्ति पर विश्वास किया? पल्लवी ने आह भरते हुए कहा। हाँ, उस लड़के ने दावा किया था
कि वह दक्ष का चचेरा भाई है। ये जानने के बाद मैंने उस पर विश्वास कर लिया। ने अपने चेहरे से आंसू पूछते हुए कहा, उसने क्या पहना हुआ था? पल्लवी ने पूछा। उसने हरे रंग का लबादा और सफेद कपड़े पहने हुए थे। ने कुछ समय याद करने के बाद उत्तर दिया, ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हमारे कबीले से ईर्ष्या करता हो और हमारी प्रतिष्ठा खराब करने के लिए हमारे कबीले से होने के बारे में झूठ बोला हो। गू कबीले के बच्चे सबसे अधिक दोषी हैं। वे उस समय हरे रंग के वस्त्र पहनते थे। मुझे नहीं लगता कि हमारे कबीले का कोई भी व्यक्ति दक्ष की प्रतिष्ठा को इस तरह से नष्ट करेगा। ये जानने के बाद कि उसने क्या क्या सहा है, हमारे कबीले के सदस्य भी सुनहरे वस्त्र पहनते हैं। ग्रैंड एल्ड मयू ने स्थिति का विश्लेषण किया और अपराधी को पहचान लिया। यू दक्षाओं ने कहा, ऐसा ही होना चाहिए। विपक्षी कबीले काफी तुच्छ हो सकते हैं। हमारे देश में भी ऐसे कुछ कबीले हैं। क्या वह अफवाह तुम्हारी सगाई तोड़ने का कारण थी? पल्लवी ने से पूछा। यह एक कारण था, लेकिन मेरा मुख्य कारण ये था कि मैं किसी अजनबी और कमजोर आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। इस छोटे से राज्य का कोई भी व्यक्ति कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं एक साम्राज्य के सर्वोच्च बुजुर्ग की शिष्या हूँ। मेरा पति केवल वही हो सकता है जो मुझसे श्रेष्ठ हो। इस छोटे से राज्य का कोई भी व्यक्ति कभी भी मेरा राजकुमार नहीं हो सकता। ने उत्तर दिया, तो फिर यह अच्छी बात है। सगाई पहले ही रद्द हो चुकी है और ना तो आपको और ही मेरे बेटे को इसका अफसोस है। इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो भूल जाते हैं कि ऐसा कभी हुआ था। हमारे दो कुलों के बीच के रिश्ते को खराब करने का कोई कारण नहीं है। पल्लवी ने कहा। हाँ, यू दक्षा हो जवाब देने ही वाला था कि मीटिंग हॉल का गेट खुला और एक बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। वह आदमी स्पष्ट रूप से खुश दिख रहा था। वह तीसरे चरण के पृथ्वी क्षेत्र साधक की आभा छोड़ रहा था। बूढ़ा आदमी दक्ष का दादा और लन कबीले का कुलपति तेज प्रताप था। उसने अभी अभी सफलता हासिल की है। पृथ्वी क्षेत्र के तीसरे चरण को तोड़ने के बाद वह बाहर आया। केवल मेहमानों के आगमन की खबर पाने के लिए वह तुरंत बैठक कक्ष में आ गया। कुलपति, ससुर जी, चाचा, रेन सभी लोग तेज प्रताप का अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। दक्षा, तुम यहाँ हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी बेटी भी यहाँ है? यू दक्षा ने कहा। जब मेरी बेटी सगाई तोड़ने आई तो उसने जिस तरह का व्यवहार किया उसके लिए हम उससे माफी मांगने आए थे। ये ठीक है, युवा हमेशा लापरवाह होते हैं। मुझे याद है कि जब जुनेर तुम्हें पहली बार घर लाया था तब तुम भी काफी लापरवाह थे। तेज प्रताप ने हंसते हुए कहा, कृपया मुझे उस समय की याद मत दिलाए। मैं अभी भी उस समय के अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ। यू दक्षाओं ने अपने चेहरे पर क्षमा प्रार्थी भाव के साथ कहा, भूल जाओ कि जो कुछ भी हुआ वह पहले ही अतीत में हो चुका है। किसी भी चीज के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जिसमें टूटी हुई सगाई भी शामिल है। चीजें पहले ही खत्म हो चुकी है और सगाई टूटने से किसी को कोई दुख नहीं हुआ है, तेज प्रताप ने कहा और आगे बढ़कर एक कुर्सी पर बैठ गया। धन्यवाद अंकल रेन, मैं आखिरकार अपने मन को शांत कर सकता हूँ। यह दक्षा ने आह भरते हुए कहा। ऐसा लगा जैसे उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। क्या आप इसके बारे में चिंतित थे? तेज प्रताप आगे बोलने ही वाला था कि उसे एक शक्तिशाली आभा महसूस हुई। यहाँ तक कि यू दक्षा भी इसे देखकर आश्चर्यचकित था। ये शक्ति, चाहे वह आभा किसी की भी हो, निश्चित रूप से उसके संप्रदाय के गुरु से अधिक शक्तिशाली थी। क्या कोई ताकतवर व्यक्ति वहां से गुजर रहा है? यू दक्षा ने बड़बड़ा हुए कहा और वह होकर बाहर की ओर चला गया। लांग्रेन और अन्य लोग भी अपने कबीले से बाहर चले गए। कबीले के लगभग सभी लोग सड़क पर थे और बाहर की ओर देख रहे थे। दूर क्षितिज पर उन सबने दर्जनों उड़ते हुए जानवरों को अपनी ओर आते देखा। इतने सारे शक्तिशाली साधक, क्या हो रहा है? यू दक्षा ने चौंक कर कहा। जब उसने साधकों को जानवरों पर बैठे देखा, वे सभी संप्रदाय गुरु से भी अधिक शक्तिशाली है। क्या वे किसी साम्राज्य से है? उन्होंने कहा, यहाँ तक कि एक साम्राज्य में भी इतने शक्तिशाली साधक नहीं होने चाहिए। उन्हें एक साथ भेजना तो दूर की बात है। जल्द ही उन्होंने देखा कि तीसरा राजकुमार उन साधकों में से एक था। यूडिंग, वह जानवर पर क्या कर रहा है? क्या ये लोग महामहिम के मेहमान हैं? तेज प्रताप ने आश्चर्य से कहा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या राजा ने उन्हें आमंत्रित किया है। यूडिंग शायद उन्हें महल तक ले जा रहा है। ये लंग कबीला है। तीसरे राजकुमार, यूडिंग ने लंग हवेली की ओर इशारा करते हुए कहा। तेज प्रताप ने यूडिंग को उनकी ओर इशारा करते हुए देखा और उसकी भौं और गहरी हो गई। वह इस दिशा में इशारा कर रहा है, कुछ ठीक नहीं है। यू दक्षाओं ने ये देखते हुए कहा, अंकल रेन, आपको भाभी के साथ चले जाना चाहिए। लंग कबीले के प्रति उनके इरादे ठीक नहीं लगते। यू दक्षा ने कहा, नहीं, मैं अपना कबीला नहीं छोड़ रहा हूँ। तुम पल्लवी, प्रताप और अन्य लोगों के साथ चले जाओ, मैं पीछे रहूंगा। तेज प्रताप ने अपने चेहरे पर भयंकर भाव के साथ कहा, नहीं, मैं तुम्हें कैसे पीछे छोड़ सकता हूँ? यू दक्षा ने कहा। पल्लवी ने भी विरोध किया, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी पिताजी, उसने तेज प्रताप से कहा। अपने परिवार के बारे में सोचो दक्षा, तुम्हें की रक्षा करनी होगी जी, तुम्हें अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हें चोटिल होते देखे। इसके अलावा जू और मेई के बारे में भी सोचो, वे तुम्हारी बेटी की तरह ही है। अभी चले जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अगर वे हमें
हमें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ है तो तुम्हें जिंदा रहना होगा और भाग जाना होगा। अगर वे हमें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं है तो तुम कुछ समय बाद वापस आ सकती हो। तेज प्रताप ने कहा, ये कबीले के मुखिया के रूप में मेरा आदेश है। यदि आपके पास अभी भी इस बूढ़े व्यक्ति के अधिकार के लिए कुछ सम्मान है तो आपको सुनना चाहिए। पल्लवी के प्रतिक्रिया देने से पहले तेज प्रताप ने उसे आदेश दिया, दक्षा और जय को सुरक्षित रखना। जून की मौत के बाद दक्षिण के पास केवल वही परिवार बचा है। तेज प्रताप ने यू दक्षा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, अब चले जाओ। यू दक्षा ने उनकी बात सुनी और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सहमति दे दी। पल्लवी अभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह जाना चाहती थी। यू दक्षा उन्हें अपने जानवरों के थैले से स्वर्ण क्षेत्र का उड़ने वाला जानवर निकाला। वह यू के साथ अपने उड़ने वाले जानवर पर बैठ गया। आइए भाभी, उसने पल्लवी से कहा। पल्लवी के पैर हिल नहीं रहे थे। जी तुरंत चले जाओ, अन्यथा मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने ही कर लूंगा, तेज प्रताप ने गुस्से से कहा। तेज प्रताप की बातें सुनते ही पल्लवी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जू और के हाथों को मजबूती से पकड़ ली और यदक्षा के उड़ने वाले जानवर की ओर चलना शुरू कर दिया। वह जू और उड़हुनरी जैसे ही नेलाग से बना एक तीर उनकी ओर उड़ता हुआ आया और उड़ते हुए जानवर पर जा लगा। चीख तीर लगते ही जानवर दर्द से चीख उठा। कुछ ही देर में वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। यदक्षा और अन्य लोग भी जमीन पर गिर पड़े। यदक्षा ने पीछे देखा और देखा कि जानवरों पर सवार एक आदमी उसकी ओर उंगली से इशारा कर रहा था। यह वही व्यक्ति था जिसने अभी अभी हमला किया था। वह स्वर्गीय वध संप्रदाय का बुजुर्ग था। उड़ते हुए जानवर शीघ्र ही उनके पास पहुंच गए और उनसे पहले जमीन पर उतर गए। सभी 8 बुजुर्ग और यूडिंग जानवरों से नीचे उतर आए। जानवरों को जानवरों के थैलों में वापस रख दिया गया। तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो, एक बुजुर्ग ने कहा। तुम कौन हो? तुमने उस पर हमला क्यों किया? तेज प्रताप ने एल्डर से पूछा। आज कोई नहीं जाएगा, उस लड़के ने कत्लेआम किया था और आज हम कत्लेआम करेंगे, शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हम सभी एक छोटे से राज्य के छोटे कमजोर लोग हैं। हम आपके जैसे शक्तिशाली अस्तित्व से मिलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसी चींटियां शक्तिशाली प्रभु को भी प्रभावित कर सकती है, तेज प्रताप ने विनम्रता से कहा। तुम समझदार लग रहे हो, काश वह लड़का भी इतना समझदार होता। आज तुम सब उसके पापों के लिए मर जाओगे, सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। आज न केवल लन कबीले बल्कि इस पूरे क्षेत्र का वध कर दिया जाएगा। इस राज्य की आने वाली पीढ़ियां आज के दिन को उस दिन के रूप में याद रखेंगी जब पापियों को इस ग्रह से मिटा दिया गया था। स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग ने घोषणा की। अमिताभ, हमारे भगवान भी कहते हैं कि पापियों को दंड मिलना चाहिए। पुत्र का पाप पिता का पाप है, बुद्ध संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। क्या पाप है? ये सब सिर्फ एक गलतफहमी हो सकती है, यू दक्षा ने खड़े होते हुए कहा। चुप रहो, अपना परिचय दो इस लड़के के लिए। तुम कौन हो? रक्त निगलने वाले संप्रदाय के बुजुर्ग ने उन्हें दक्ष का चित्र दिखाते हुए कहा। दक्ष, तुम्हारे पास किसका चित्र है? तुमने उसके साथ क्या किया? तेज प्रताप ने गुस्से से डरते हुए अपनी तलवार निकाली। चित्र देखकर उसे लगा कि इन लोगों ने उसके पोते को चोट पहुंचाई है तो वह सही था। वह लड़का वास्तव में लान कबीले से है। स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। बेशक मैं सही था, वह बूढ़ा आदमी उसका दादा है और वह औरत उसकी माँ है। ये दोनों लोग सीधे रक्त संबंधी सदस्य हैं जो उसके सबसे करीब है। द्वैत साधना संप्रदाय के बुजुर्ग ने पल्लवी को दे और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्होंने पल्लवी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने इप्स चाटे। उसकी माँ? क्या वह सुंदरी उस दानव की माँ है? हे मैं उस लड़के से संबंधित सभी लोगों को इस ग्रह से मिटा देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसकी माँ को देखने के बाद मुझे उसे जीवित छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके आसपास की 2 लड़कियां भी अच्छी है, वे तीनों आज रात मेरा बिस्तर गर्म कर सकती है। अधिकांश अन्य बुजुर्गों को ये कथन नागवार गुजरा, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि यह एक ऐसे दुश्मन के बारे में था जो जल्द ही मरने वाला था। उन्होंने सोचा कि यह हत्यारे की माँ को मारने से पहले उसके लिए उचित सजा हो सकती है। आगे बढ़ो, रात तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी करो। चलो हम सब मिलकर उस दृश्य को देखें जिसमें लड़के के दादाजी उसकी मां के साथ संभोग समारोह में शामिल होंगे। गहन यन छीनने वाले संप्रदाय के बुजुर्ग ने डरावनी हंसी के साथ कहा। तुम? तेज प्रताप गुस्से से अड़ते हुए गहन यन छीनने वाले संप्रदाय के बुजुर्ग की ओर अपनी तलवार लेकर भागा ताकि उसे 2 टुकड़ों में काट सके, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ, उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन गहन यन छीनने वाले संप्रदाय के बुजुर्ग के हाथ में थी। उसका शरीर हवा में लटक रहा था और वह खुद को मुक्त नहीं कर पा रहा था। आगे बढ़ो, समारोह संपन्न करो। गहन यन छीनने वाले संप्रदाय के बुजुर्ग ने द्वैत साधना संप्रदाय के बुजुर्ग से कहा। हे आनंद लो दोस्तों। एल्डर पल्लवी की ओर चला गया। रुको, उसे छूने की हिम्मत मत करना। ग्रैंड एल्डर मूवी उस आदमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन द्वैत साधना संप्रदाय के एल्डर अपने स्थान से गायब हो गए और ग्रैंड एल्डम्यू के पीछे दिखाई दिए। उसने अपना हाथ धीरे से हिलाया। उसके हाथ की एक कोमल लहर ग्रैंड एल्डम्यू के सिर को काटने के लिए पर्याप्त थी। ग्रैंड एल्डम्यू का सिर उनके शरीर से पहले
पहले जमीन पर गिर गया। द्वैत साधना संप्रदाय के बुजुर्ग ने फिर से पल्लवी की ओर चलना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार कोई भी उसे रोकने के लिए आगे नहीं आया। यहाँ तक कि युदाओ भी चुपचाप खड़ा था, अपनी बेटी को अपने पीछे छिपाए हुए। उसका हाथ कांप रहा था, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन पल्लवी को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। जल्द ही द्वैत साधना संप्रदाय के बुजुर्ग पल्लवी के पास पहुंच गए। उसने जियाई के चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इससे पहले कि द्वैत साधना संप्रदाय के बुजुर्ग का हाथ पल्लवी प्रताप को छुपाता, कहीं से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी प्रकट हुई। द्वैत साधना संप्रदाय के बुजुर्ग का हाथ आधा काट दिया गया, जिससे बलि दिए जा रहे की तरह चीखने लगा। इससे पहले कि हिल पाता प्रकाश की एक और चमक प्रकट हुई, जिसने उसका सिर काट दिया। जल्द ही सभी ने पल्लवी के पास किसी को खड़ा देखा। यह एक काले बालों वाला युवा लड़का था। लड़के की खूबसूरत सुनहरी आंखें थी, उसने आलीशान काले कपड़े पहने हुए थे और उसकी पीठ पर लाल रंग का लबादा था जो हवा के साथ हिल रहा था। उसकी पीठ पर एक जन भी था। लड़के के चारों ओर एक भयानक हत्या का माहौल था, जिससे वह मौत का पुनर्जन्म लग रहा था। लड़के के हाथ में एक शक्तिशाली तलवार थी जो रक्त से लथपथ थी। सिमा जियाई ने लड़के का चेहरा देखा, उसके मुंह से एक शब्द निकलते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। दक्षा, तुमने वास्तव में मेरी मां को छूने की हिम्मत की, लड़के ने भारी आवाज में कहा और द्वैत साधना संप्रदाय के बुजुर्ग के सिर पर जोर से वार किया, जिससे उसकी खोपड़ी टूट गई, उसके मस्तिष्क के अवशेष और रक्त बह गया, जिससे सभी को किसी के सिर के भयानक अंदरूनी हिस्से का गवाह बनना पड़ा। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि दक्ष था, जो शुई राज्य की सीमा के भीतर होने पर यहाँ पहुंचने के लिए स्थानिक यात्रा का उपयोग करता था। जब वह यहाँ आया तो सबसे पहली चीज जो उसने देखी वह थी द्वैत साधना संप्रदाय के बुजुर्ग का हाथ उसकी मां की ओर बढ़ता हुआ, जिससे वह अपना दिमाग खो बैठा। उसका हृदय दानव रक्त की लालसा कर रहा था, एक ऐसी लालसा जो दक्ष की तलवार द्वारा उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने वाले हर दुश्मन का रक्त पीने से पहले शांत नहीं होने वाली थी। तो तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। मैं सोच रहा था कि हम तुम्हें कैसे ढूंढेंगे, मुझे नहीं पता था कि तुम खुद हमारे पास आओगे। बेचारा वह तुम्हारे चुपके हमले में फंस गया। गहन यन छीनने वाले संप्रदाय के बुज ने कहा। उसके हाथ में अभी भी दक्ष के दादाजी थे। तेज प्रताप को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि उसकी गर्दन को गहन यन छीनने वाले संप्रदाय के बुजुर्ग ने मजबूती से पकड़ रखा था। गहन यन छीनने वाले संप्रदाय के बुजुर्ग कुछ और बोलने वाले थे, तभी उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि लंग चेन उनके स्थान से गायब हो गया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, प्रकाश की एक और चमकदार किरण प्रकट हुई, जिसने उसके हाथ को काट दिया, जिसने तेज प्रताप को पकड़ रखा था। लेकिन ये यही नहीं रुकी, एक के बाद एक प्रकाश की 4 समान चापें प्रकट हुई, जिन्होंने एल्ड के शरीर को 4 टुकड़ों में काट दिया। दक्ष ने तेज प्रताप को पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरने से रोक लिया। वह तेज प्रताप के साथ वापस कूद गया और उसे पल्लवी के पास रख दिया। सर्वोच्च संप्रदाय के लगभग सभी बुजुर्ग लंगचेन की गति और निर्दयता देखकर दंग रह गए। वह किसी तरह वीडियो में दिखाए गए से भी अधिक तेज था। केवल बुजुर्ग ही नहीं थे जो अचंभित थे, लन कबीले के सदस्य और उनके बुजुर्ग भी अचंभित थे। हालांकि एक व्यक्ति सबसे ज्यादा हैरान था, ये था जो पहले दक्ष से मिल चुका था। उसे अभी अभी एहसास हुआ था कि दक्ष ने उससे झूठ बोला था। वह दक्ष नहीं था बल्कि दक्ष था जिससे उसे शादी करनी थी। दक्ष ने जिया को अपने भंडारण रिंग से बाहर निकाला। मेरी माँ, दादाजी और उनके साथ की लड़कियों की रक्षा करना, उसने जिया से कहा और अपने परिवार की ओर देखा। फिर वह बड़ों की ओर देखने के लिए मुड़ा। मुझे लगता है कि हमने आपको कम आंका है। आपको जो भी खजाना मिला है वह हमारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। साथ ही ऐसा लगता है कि आपने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए युद्ध की बांसुरी का इस्तेमाल खुद पर किया है। बहुत बुरा है, भले ही दूसरों को इसके बारे में पता ना हो, लेकिन हम कुछ बातें जानते हैं। हमारे पास कुछ पुराने पाठ हैं जो बताते हैं कि इसका प्रभाव केवल कुछ मिनटों तक रहता है, उसके बाद उपयोगकर्ता लकवाग्रस्त हो जाता है। हमें बस कुछ पलों के लिए आपका सामना करना है, इससे पहले कि आप अपने शरीर पर नियंत्रण खो दें, फिर आप अपने परिवार को मरते हुए देख सकते हैं। सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। उसने अपनी तलवार निकाली। अन्य 66 बुजुर्गों ने भी अपनी तलवारें अपने भंडार घेरे से बाहर निकाली। दक्ष ने अपनी भंडारण अनुभूति से अपनी आत्मा तलवार भी निकाली जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उन्हें यह नहीं पता था कि दक्ष ने अभी तक अपनी युद्ध बांसुरी का उपयोग नहीं किया था। ये सिर्फ इतना था कि उसने रक्तर रेखा मंदिर का दूसरा परीक्षण पूरा कर लिया था और उसकी पूरी साधना शक्ति अनलॉक हो गई थी। इसके अलावा उसके शरीर के साथ भी कुछ अजीब घटित हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके रक्त में कुछ रहस्यमय बात है। उसने पहले ऐसा महसूस नहीं किया था, लेकिन दूसरा ट्रायल खत्म करने के बाद उसे यह महसूस हुआ। उसके रक्त में कुछ जादुई बात थी जो उसके शरीर को अधिक शक्ति दे रही थी, विशेषकर तब जब वह वध से संबंधित भावनाओं से भरा होता था। दक्ष ने कुछ नहीं कहा और बस वहीं खड़ा रहा, जैसे कि वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। उसने अपनी तलवार इतनी मजबूती से पकड़ी हुई थी कि अगर वह एक सामान्य तलवार होती तो उसकी मूठ कुचल जाती। तुम्हें मेरे परिवार के पास नहीं आना
चाहिए था मैं किसी भी चीज और किसी को भी माफ कर सकता हूँ, लेकिन उन लोगों को नहीं जो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं। दक्ष ने कहा। ये सब कहने के बाद अपने स्थान से गायब हो गया और मैदान के बीच में प्रकट हुआ तथा अपनी तलवार घुमाते हुए चारों बुजुर्गों के सिर काट दी। उसने आकाश में वज्र भी गिराया था। आकाश काले बादलों से ढका हुआ था जो पागलों की तरह गर्जना कर रहे थे। आसपास मौजूद अधिकांश बुजुर्गों ने लन चेन पर हमला कर दिया। यह उस समय की बात है जब वह अपने स्थान से गायब हो गया और उनसे बहुत दूर दिखाई दिया। एक बड़ा वज्रपात जमीन पर गिरा जो एक बुजुर्ग को लगा और उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया। दक्ष की आत्मा तलवार ने उस बुजुर्ग की गर्दन काट दी जो हिल नहीं सकता था। फैल जाओ, वो टेलीप जैसी किसी चीज का उपयोग कर सकता है, पास मत खड़े रहो, बुद्ध संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा और वह अन्य बुजुर्गों से दूर हवा में दौड़ने लगे। अन्य बुजुर्ग भी फैल गए। एक अन्य वज्रपात दूसरे बुजुर्ग पर गिरा जिसके परिणाम स्वरूप उसकी आत्मा तलवार से एक अन्य की मृत्यु हो गई। दक्ष अपनी टेलीप क्षमताओं का उपयोग करके एल्डर्स का नरसंहार कर रहा था। अब तक उनका एक भी हमला उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया था और यदि उन पर कोई हमला हो भी जाता तो वह दिव्य स्वर्ग संप्रदाय से प्राप्त वस्त्र के कारण सुरक्षित रह जाता। चार बुद्ध संप्रदाय के बुजुर्गों ने लन चेन को घेर लिया और अपनी हथेलियां उसकी ओर कर दी। उसके पैरों के नीचे कई तरह की आत्माएं दिखाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे वह अपनी जगह पर अटक गया है और हिलने अलने में असमर्थ है। सब लोग, वह हिल नहीं सकता, राक्षस को मार डालो, हम उसे वहीं रोक कर रखेंगे, बुद्ध संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। बुजुर्गों ने लन चेन को घेर लिया। वे सभी लन चेन को खत्म करने के लिए सबसे मजबूत हमले की तैयारी कर रहे थे। एक ही समय में लन चेन की ओर दर्जनों तरह के हमले हुए। वे सभी लन चेन पर गिरे। बुजुर्ग सब कुछ देखकर मुस्कुराए। उनमें से अधिकांश ने सोचा कि दक्ष मर चुका है, यहाँ तक कि उसके शरीर के अवशेष भी नहीं बचे थे। बुद्ध संप्रदाय के बुजुर्ग अभी आराम कर ही रहे थे कि एक तलवार ने उनमें से एक बुजुर्ग का सिर काट दिया। ये लन चेन की आत्मा की तलवार थी। लन चेन एक अन्य बुद्ध संप्रदाय के बुजुर्ग के पीछे भी आया और उसे भी दो टुकड़ों में कर दिया। लन कबीले के सदस्य अपने सामने घटित हो रही हर घटना को मुंह खोले देख रहे थे। वे जो देख रहे थे उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वह वास्तव में मेरा पोता है? तेज प्रताप हकला जब उसने देखा कि दक्ष आकाश क्षेत्र के साधकों को ऐसे काट रहा है जैसे वह सब्जियां काट रहा हो। सौभाग्य से संप्रदाय द्वारा भेजे गए बुजुर्ग डाकसोल संप्रदाय के काले वस्त्रधारी बुजुर्गों के समान स्तर के थे। उन्हें केवल ये जांचने के लिए भेजा गया था कि उस पत्र की सामग्री सही थी या नहीं। इन संप्रदायों के असली शीर्ष साधक अभी भी संप्रदायों में थे, इसलिए दक्ष को युद्ध की बांसुरी बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी वे किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे। उनकी संख्या ने उनकी ताकत को और बढ़ा दिया। वह क्या है? एक ड्रैगन? ऐसा नहीं हो सकता। सभी ने एक बड़े अजगर जैसे जानवर को अपनी ओर देखा। ये सांप सम्राट था जो दक्ष द्वारा स्थानिक यात्रा का उपयोग करने पर पीछे रह गया था। वह अभी यहाँ पहुंचा था। अगर दक्ष ने स्थानिक यात्रा का उपयोग नहीं किया होता तो जब तक वह यहाँ पहुंचता उसका परिवार मर चुका होता, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। सांप सम्राट ने जीशान और अन्य को जिया के पास छोड़ दिया क्योंकि उसका आकार छोटा हो गया था। नए आगंतुक ये देखकर दंग रह गए कि यहाँ क्या हो रहा था। क्या वह आदमी वाकई सर्वोच्च संप्रदायों के इतने सारे बुजुर्गों से लड़ रहा है? वह कितना ताकतवर हो गया है? जीशान ने सोचा। तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? सांप सम्राट ने जिया से पूछा। जिया ने जवाब दिया, मास्टर ने मुझे अपने परिवार की रक्षा करने के लिए कहा था। ठीक है, मैं उसकी मदद करूंगा, सांप सम्राट ने कहा। जैसे ही वह बड़ा होने लगा, तुम क्या कर रहे हो? उसने मिंगू से पूछा जिसने अपनी तलवार निकाल ली थी। मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ, मिंगू ने जवाब दिया। कभी कभी यह राजा सोचता है कि क्या वह इस दुनिया में एकमात्र बुद्धिमान प्राणी है। तुम्हारे जैसे लोग इस राजा को सही साबित करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम वहां पहुंचो तो तुम उसकी मदद करोगे? तुम सिर्फ उस पर बोझ हो, सांप सम्राट ने मिंगू से कहा। पीछे रहो और हमें परेशान मत करो। सांप सम्राट हवा में उड़ने लगा। ये 300 मीटर लंबा और 30 मीटर मोटा हो गया। ये बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह लग रहा था जो पापियों को सजा देने के लिए स्वर्ग से नीचे आया था। उस डॉग को बाहर लाओ, वह इस राजा की मदद कर सकता है, सांप सम्राट ने दक्ष से कहा। दक्ष ने रान को अपने भंडारण वलय से बाहर निकाला जबकि वह अपनी ओर आ रहे दर्जनों हमलों से बचता रहा और विभिन्न स्थानों से प्रकट होकर एल्डर्स को कमजोर की तरह काटता रहा। उनकी लड़ाई में आसपास की इमारतें नष्ट हो रही थी लेकिन उनमें से किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी। आज दक्ष ने फैसला किया था कि वह उनमें से हर एक को मार डालेगा, भले ही इसके लिए पूरे राज्य को नष्ट करना पड़े। उनके पास अंधकार के नियम का दूसरा कौशल भी था लेकिन उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया क्योंकि समय इतना खराब नहीं था कि इसका उपयोग किया जा सके। जैसे ही रान अपने भंडारण वलय से बाहर आया वह छाया में विलीन हो गया और गायब हो गया। यो पपी, चलो इसे पिछली बार की तरह करते हैं, स्नेक मोनाक ने रान से कहा। आप में से कुछ लोग उस जानवर पर ध्यान दें, वह खतरनाक भी है, शक्तिशाली तलवार। संप्रदाय के बुजुर्ग ने सभी को सर्प सम्राट के खतरों के बारे में याद दिलाया। 10 से अधिक बुजुर्ग लोग लन चेन के साथ दाएं ओर से अलग हो गए और उनका ध्यान सर्प सम्राट पर केंद्रित हो गया जो उनके सिर के ऊपर उड़ रहा था। उन्होंने आईने में देखा था कि कैसे जानवर ने सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग को मार डाला था। वे जानते थे कि जिस जानवर का वे सामना करने वाले थे वह कोई आसान प्रतिद्वंदी नहीं था। आग की वर्षा, बुद्ध पाम, पृथ्वी को हिला देने वाली उंगली, एक के बाद एक प्रत्येक एल्डर ने सर्प सम्राट पर हमला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमला किया रान कहीं से प्रकट हुआ और एल्डरों में से एक की गर्दन पर काट लिया। सांप सम्राट पर लगातार हमले हो रहे थे लेकिन उसके लिए इससे बच पाना मुश्किल था क्योंकि उसका आकार
बहुत बड़ा था, लेकिन सभी ने देखा कि उसका आकार धीरे धीरे कम होता जा रहा था और वह चींटी जितना छोटा हो गया। हालांकि उसका आकार छोटा था लेकिन उसकी गति उतनी ही तेज थी। बिना किसी नाय के उन्होंने सभी हमलों को चकमा दे दिया। मरो, सर्प सम्राट ने कहा। जैसे ही उसने अपने विशेष कौशल का प्रयोग किया और बुजुर्गों में से एक को अंतरिक्ष और समय में बांध दिया, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गया। रान एक बार फिर प्रकट हुआ और उसने एक और जीवन ले लिया। जबकि रान और स्नैक मोनाक अविश्वसनीय टीम वर्क दिखा रहे थे, दक्ष एक बनाम कई मुकाबलों में शामिल था। वह ती बुजुर्गों के खिलाफ लड़ रहा था जो अभी भी जीवित थे। हर जगह से उस पर हमले हो रहे थे। इस लड़ाई में उसकी क्यूई भी खत्म हो रही थी और उसकी टेली क्षमताएं भी उस दिन की सीमा तक पहुंच रही थी। उस पर पहले भी कई हमले हो चुके थे लेकिन उसके वस्त्र ने उसे नुकसान से बचा लिया। युदक्षा ने कहा, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो वह टिक नहीं पाएगा। पल्लवी उसकी बातें सुनकर भयभीत हो गई। मैं उसकी मदद करने जाऊंगा, भले ही मैं कुछ बड़ा ना कर सकूं, फिर भी मैं उसके लिए एक विकर्ष का काम कर सकता हूं, तेज प्रताप ने कहा। जब वह लड़ाई में शामिल होने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन जिया ने उसे रोक दिया। तुम वहां नहीं जा सकते, मास्टर तुम्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं, मास्टर के आदेशों का पालन करना होगा, जिया ने तेज प्रताप का हाथ पकड़ते हुए कहा। तेज प्रताप ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वह ये देखकर दंग रह गया कि जिया कितनी शक्तिशाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके सामने एक छोटी चींटी थी। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह कितना कमजोर है। अपने पोते को आकाशीय लोक के साधकों से लड़ने में मदद करना तो दूर की बात है, वह खुद को एक लड़की से भी मुक्त नहीं कर पाया। क्या मास्टर, वह मेरा पोता है, एक तरफ हटो और मुझे उसकी मदद करने दो, तेज प्रताप ने कहा। नहीं, तुम नहीं जा सकते, जिया ने कहा और उसे जाने से मना कर दिया। वह जिद्दी थी और उसके आदेशों का पालन करना चाहती थी। दादाजी, आपको शामिल नहीं होना चाहिए, अगर हालात बदतर हो गए तो मैं उसे बाहर निकालने में मदद करने के लिए एक विकर्ष के रूप में कार्य करूंगा, आप उसके साथ जा सकते हैं, मिंग्यू ने तेज प्रताप से कहा। तेज प्रताप को एक अजनबी द्वारा दादाजी कहकर पुकारे जाने पर आश्चर्य हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि यह लड़की कौन है, क्या वह दक्ष की प्रेमिका थी? आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, आप अभी भी युवा हैं, मैं पहले से ही बूढ़ा हो चुका हूं और संभवतः मैं जल्द ही मर जाऊंगा, मुझे ऐसा करना चाहिए, तेज प्रताप ने कहा। सर्प सम्राट ने पहले ही उस छोटी टीम को मार डाला था जो उसके साथ लड़ाई में लगी हुई थी। मेरे परिवार को ले जाओ और चले जाओ, दक्ष ने अपने मन के माध्यम से सर्प सम्राट से कहा। वह देख सकता था कि हालात ठीक नहीं लग रहे थे, विरोधी बहुत ज्यादा थे, अभी तक हालात बदतर नहीं हुए हैं, लेकिन अगर विरोधियों में से कुछ बुजुर्गों ने अपनी सारी ताकत उस पर केंद्रित करने के बजाय उसके परिवार पर हमला करने का फैसला किया तो हालात और खराब हो जाएंगे। वह नहीं चाहता था कि उसके परिवार को कोई नुकसान पहुंचे। सांप सम्राट ने आश्चर्य से दक्ष की ओर देखा, ये राजा उनसे निपट सकता है? सर्प सम्राट ने दक्ष से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि चले जाओ, मैं जानता हूं कि मैं उन्हें मार सकता हूं लेकिन मैं नहीं चाहता कि वे गोलीबारी में फंस जाए। मेरे परिवार को लेकर इस राज्य से चले जाओ अभी इसी समय, यह मेरा आदेश है। लंबे समय में पहली बार दक्ष ने सांप सम्राट को वश में करने के लिए बीस्ट मास्टर कमांड का इस्तेमाल किया। यह एक अटूट आदेश की तरह था जिसका उल्लंघन पालतू जान नहीं कर सकता था। ये सांप सम्राट ने लंचेन को शून्य दृष्टि से देखा और फिर अपना सिर हिलाया। वह जिया के पास उतर गया और आकार में बढ़ने लगा। दक्ष ने भी अपने विचारों के माध्यम से जिया को अपने परिवार को लेकर चले जाने का संदेश भेजा था। हालांकि जिया का प्राथमिक उद्देश्य दक्ष की रक्षा करना था लेकिन वह उसकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकती थी। उसने उसकी बात मान ली। युवा मास्टर ने मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम्हें उस बड़े सांप पर चढ़ने के लिए कहूं, तुम उसे पूरी तरह से लड़ने से विचलित कर रहे हो। मास्टर के सभी करीबी और लॉन कबीले के सभी लोगों को सांप सम्राट पर चढ़ना है, जिया ने उनसे कहा। लॉन कबीले के ज्यादातर सदस्यों ने खुशी खुशी ऐसा किया, यहाँ तक कि युदक्षा और यू भी स्नैक सम्राट पर चढ़ गए। वे इस खतरनाक जगह को छोड़कर खुश थे लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो की बात नहीं सुन रहे थे। मिंगुजिक, जीशानजू, मेई, सिमाजी और तेज प्रताप ने इसे करने से इनकार कर दिया। युवा मास्टर का कहना है कि अगर आप यहाँ रहेंगे तो वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं करेगा और अगर वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं करता है तो वह मर जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि वह मर जाए? जिया ने उन शब्दों को दोहराया जो दक्ष ने उसे इस्तेमाल करने के लिए कहा था। वे सभी भी उलझन में थे जब उन्होंने ये शब्द सुने। वे जाना नहीं चाहते थे लेकिन अगर वे दक्ष की मदद करना चाहते थे तो उन्हें जाना ही था। जिया ने कहा, हम इस जगह से सिर्फ 500 मीटर दूर जाएंगे, सब कुछ खत्म होने के बाद हम आसानी से वापस आ सकते हैं। ये भी एक झूठ था जो दक्ष ने उसे बोलने के लिए कहा था। वह चाहता था कि वे जितना दूर जा सके चले जाएं। जिया का बहाना सुनकर उनमें से ज्यादातर ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। वे भी सांप सम्राट के ऊपर चढ़ गए। बुजुर्गों में से एक ने ये देखा लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता दक्ष उसके पास आ गया और उसकी गर्दन काट दी। इसके साथ ही उसने दिन के लिए अपना आखिरी टेलीप इस्तेमाल कर लिया था। अब वह शॉर्ट रेंज टेलीप का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और
उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए इस पेटीएम का भी इस्तेमाल किया था। सर्प सम्राट सभी को अपनी पीठ पर उठाकर उड़ गया। वे लॉन्ग चेन से 500 मीटर दूर पहुंच गए, लेकिन सर्प सम्राट नहीं रोका। जिन लोगों से जिया ने झूठ बोला था उन्हें एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। रुको, हम पहले ही बहुत दूर निकल चुके हैं, मिंगू ने सांप सम्राट से कहा, लेकिन वह नहीं रोका। यहाँ तक कि जिया ने भी कुछ नहीं कहा। तुमने हमसे झूठ बोला है ना, मिंगू ने कहा। मैं मास्टर के आदेश का पालन करता हूँ, जिया ने जवाब दिया। जीशान, जानवरों को बाहर निकालो, मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ, मिंगू ने जीशान से कहा। 3 उड़ने वाले जानवर जीशान के थे और वे उसके जानवरों के थैले में थे। जीशान ने अपना सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता उसे एहसास हुआ कि जानवर का थैला गायब था। ये यहाँ नहीं है, जीशान ने कहा, लेकिन उसने जल्द ही जिया के हाथों में जाकर थैला देखा। जिया ने घोषणा की, कोई भी मास्टर के आदेशों की अवहेलना नहीं करेगा। लन कबीले के पास 28 बुजुर्ग अभी भी बचे हुए थे। यह एक बनाम 28 की लड़ाई थी। आपने उन्हें भागने में मदद की, लेकिन इससे क्या हुआ? हमारा मुख्य लक्ष्य आप थे, हम उन्हें कभी भी मर सकते हैं, स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। आप उन्हें खोजने के लिए जीवित नहीं रहेंगे, दक्ष ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी आत्मा तलवार उसके चारों ओर परिक्रमा कर रही थी, जबकि उसकी राजा की तलवार भयंकर तलवार आभा उत्सर्जित कर रही थी। हाँ, मुझे तुम्हारा उत्साह पसंद है। मैं देख सकता हूँ कि तुम अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर हो, तुम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे, बुजुर्गों में से एक ने कहा। वह ब्लेड हाथ में लेकर दक्ष की ओर बढ़ा। दक्ष भी आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि उसकी की तलवारें आदमी की तलवार से टकराती विभिन्न दिशाओं से उस पर और हमले होने लगे। उन्होंने एल्डा के ब्लेड को रोकने के लिए अपनी आत्मा तलवार का इस्तेमाल किया, जबकि उन्होंने विभिन्न हमलों को काटने के लिए अपने राजा की तलवार का इस्तेमाल किया। दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दक्ष घूम रहा हो, उसके पैर हवा के साथ नाच रहे थे, लेकिन उसकी हर हरकत योजनाबद्ध थी। विभिन्न हमलों के नष्ट होने पर हर जगह चिंगारियां उड़ी। हालांकि हमले शक्तिशाली थे, राजा की तलवार भी एक विशेष हथियार थी, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दक्ष ने इस गति को जारी रखते हुए एल्डर की गर्दन काट दी, जिसकी धार उसकी आत्मा तलवार द्वारा अवरोध थी। मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा, दक्ष ने बुदबुदा हुए देखा कि उसे 27 बुजुर्गों ने घेर लिया है। उसे समझ आ गया था कि अब सिर्फ एक ही विकल्प बचा है। ओरियन पहले से ही उसे लकवाग्रस्त होने के बाद ले जाने के लिए छाया में इंतजार कर रहा था। उसका परिवार जो सुरक्षित बच गया था, अब केवल एक और काम करना था। दक्ष ने अपनी भंडारण अनुभूति से युद्ध की बांसुरी निकाली। बाकी लोग उसके हाथ में युद्ध की बांसुरी देखकर दंग रह गए, लेकिन वे पहले से ही सोच रहे थे कि दक्ष ने युद्ध की बांसुरी का इस्तेमाल किया है। उन्हें लगा कि इसके प्रभाव के कारण वह शक्तिशाली था, लेकिन वे चौंक गए जब उन्होंने दक्ष को युद्ध की बांसुरी बजाते देखा। हवा में बेचैनी बढ़ने लगी और आसपास के क्षेत्र में रहने वाली क्यूई मछलियां लंग चेन की ओर दौड़ पड़ी। उनकी साधना तेजी से बढ़ी जब तक कि वे छठे चरण के आकाश क्षेत्र साधक नहीं बन गए। क्या उसने पहले कभी इसका प्रयोग नहीं किया था? सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपना मुंह चौड़ा करके कहा। दक्ष की साधना के साथ उसकी गति भी बढ़ गई थी। पलक झपकते ही वह एक बुजुर्ग के सामने प्रकट हुआ और अपनी तलवार घुमाकर उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। एल्डर ने समय रहते प्रतिक्रिया की और हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया, लेकिन दक्ष की ताकत अब राक्षसी हो चुकी थी। एल्डर टूटे हुए पतन की तरह पीछे की ओर उछला और पास के एक घर में जा गिरा। दक्ष एल्डर के पीछे घर तक गया और उसे मारने के बाद ही बाहर आया। वह एक कसाई की तरह लग रहा था, क्योंकि वह हर बुजुर्ग को ऐसे देख रहा था जैसे वह मृत मांस को देख रहा हो। अगर वह पहले इतना शक्तिशाली था तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह अब कितना शक्तिशाली है। अब हम उसके विरोधी नहीं है, हमें भाग जाना चाहिए, शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग ने पीछे हटते हुए कहा। सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग ने आह भरी, ऐसा लगता है कि मेरे पास उस वस्तु का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पिता ने मुझे यह वस्तु गुप्त रूप से अज्ञात खतरों से बचाने के लिए दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए इसका उपयोग एक बच्चे पर करना पड़ेगा। सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसने अपने भंडारण रिंग से कुछ निकाला, वह एक छोटे घन जैसा लग रहा था। उसने क्यूब को दक्ष की ओर फेंका। दक्ष ने अभी अभी एक बुजुर्ग को मारा था। जब उसने देखा कि क्यूब उसकी ओर रहा है, उसने क्यूब को अपने ऊपर लगने से बचाने के लिए अपनी तलवार घुमाई, लेकिन जैसे ही तलवार क्यूब से टकराई, क्यूब चमकने लगा। उसके चारों ओर सब कुछ बदल गया और दक्ष ने खुद को एक धातु के कंटेनर में पाया। वह यह आपके पास कैसे है? क्या ये सच्चे दाव संप्रदाय के सबसे कीमती खजानों में से एक नहीं है? स्वर्गसी बॉक्स बुद्ध मंदिर के बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा। उस आदमी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पिता सच्चे दाव संप्रदाय के संप्रदाय गुरु हैं, लेकिन मैं आपको यह नहीं बता सकता। मैं नहीं चाहता कि यह बात फैले कि मेरे पिता ने मुझे यह वस्तु दी है। उसने सोचा तुम सही हो, ये स्वर्गसी बॉक्स है, बहुत कीमती वस्तु। एक बार जब कोई इसके अंदर सील हो जाता है तो वह बाहर नहीं आ सकता जब तक वह व्यक्ति स्वर्गीय वध संप्रदाय या सच्चे दाव संप्रदाय के गुरुओं जितना मजबूत न हो, वह इससे बाहर नहीं आ सकता। वे इसके अंदर मर जाएंगे, क्योंकि सांस लेने के लिए
हवा नहीं है शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने कहा। सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा, वह लड़का निश्चित रूप से मर चुका है। बक्सा खोलने के बाद हम उसका शव ले सकेंगे। मुझे इससे बहुत नफरत है। इस वस्तु के सिर्फ 2 ही उपयोग बचे थे और अब मैंने उनमें से एक का उपयोग कर लिया है। अगली बार जब इसका उपयोग किया जाएगा तो यह नष्ट हो जाएगी। कम से कम मैं अपने पिता को तो बता सकता हूँ कि मेरी जान को खतरा था। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यह कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये स्वर्गीय वध संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को नहीं पकड़ सकता और बाकी तो सिर्फ बच्चों का खेल है। इसका सही उपयोग होना चाहिए। उसने सोचा, तुम में से आधे लोगों को परिवार के पीछे जाना चाहिए। हम सब कुछ एक साथ ही खत्म कर सकते हैं, बुजुर्गों में से एक ने कहा। लेकिन तभी उन्हें कंटेनर से धातु की आवाज सुनाई दी है। वह सोचता है कि अगर वह हमला करेगा तो वह इसे तोड़ सकता है। यह असंभव है। भले ही वह शुरुआती स्वर्ग क्षेत्र साधक जितना मजबूत हो। सच्चे ताव संप्रदाय के बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, बंद कंटेनर के अंदर दक्ष बॉक्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। राजा की तलवार की मदद से किए गए हमलों के बाद भी वह उसे तोड़ नहीं सका। उसे ये भी महसूस हुआ कि अंदर ऑक्सीजन नहीं है। दक्ष के पीछे जुन प्रकट हुई और उसने आह भरी। उन्होंने कहा, आप इसे तोड़ नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि हम दोनों जानते हैं कि अब केवल एक ही विकल्प बचा है। यह एक अच्छा अवसर हो सकता है, बशर्ते सब कुछ योजना के अनुसार हो। उसने सोचा, दक्ष को युद्ध की बांसुरी का इस्तेमाल किए हुए 1 मिनट हो चुका था। समय पहले ही खत्म हो रहा था। उसने कंटेनर पर हमला करना बंद कर दिया और अपनी तलवार नीचे कर ली। यह बुरा हो सकता है लेकिन अब ज्यादा विकल्प नहीं बचा है। जुन ने दक्ष से कहा। दक्ष ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। अगर तलवार राजा की तलवार नहीं होती तो दक्ष की पकड़ में आकर उसकी मूंछ कुचल जाती। दक्ष ने कुछ नहीं कहा और बस नीचे देखता रहा। डार्क सैक्रिफाइस वो बुदा आया। जो कंटेनर पहले से ही अंधेरा था वह और भी अधिक अंधेरा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे नरक की गहराइयों से अंधेरा कंटेनर को भर रहा था। दक्ष की सुनहरी आंखें भी काली हो गई। उसके शरीर से एक काली आभा निकल रही थी। उसके शरीर पर काली रेखाएं भी दिखाई देने लगी। काली रेखाएं उसके शरीर पर एक अनोखा पैटर्न बना रही थी। अचानक उसकी पीठ के पीछे 2 पंख प्रकट हो गए। वे पंख स्वर्गीय दानव पंखों जैसे दिखते थे लेकिन इस बार उनमें एक अंतर था। पहले केवल एक पंख ही काला था लेकिन अब दोनों पंख काले हैं। पंख पहले से भी ज्यादा काले हो गए थे। ये देखना असंभव था कि वहां वास्तव में कुछ था या सिर्फ एक खाली जगह थी जो दूर से पंखों जैसी दिख रही थी। दक्ष के शरीर की आकृति और आकार में कोई बदलाव नहीं आया लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे अधिक उम्र बदराज और परिपक्व बना रहा था। उसके चारों ओर का अंधकार में आभामंडल और भी प्रबल हो गया। दक्ष के चेहरे पर गुस्से के अलावा कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने गुस्से के अलावा अपनी सारी भावनाएं खो दी हो। दक्ष ने अपनी तलवार उठाए और उसे हल्के से घुमाया। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे उसके हमले ने अंतरिक्ष और समय को चीर दिया हो, क्योंकि जिन स्थानों से उसकी तलवार गुजरी वहां स्थान एक दरार दिखाई देने लगी। बाहर खड़े बुजुर्ग अभी भी ये तय कर रहे थे कि कौन परिवार का पीछा करेगा और कौन कंटेनर के पास ही रहेगा। तभी कंटेनर फट गया। इसके छोटे छोटे टुकड़े हर जगह फैल गए। उनमें से कुछ तो आसपास छिपे नागरिकों के शरीर में घुस गए जबकि कुछ टुकड़े बुजुर्गों के शरीर में घुस गए। उनमें से एक टुकड़ा तो एक बुजुर्ग के माथे में घुस गया जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। एक अन्य टुकड़ा दूसरे बुजुर्ग की गर्दन में जा लगा जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। यह नहीं हो सकता, सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर सका कि एक बालक ने उसके संप्रदाय के उस खजाने को तोड़ दिया जिसे केवल शीर्ष संप्रदाय गुरुओं जैसा शक्तिशाली व्यक्ति ही तोड़ सकता था। इससे पहले कि बुजुर्ग कुछ कह पाते दक्ष ने फिर से अपनी तलवार घुमाई। इस बार उनका हमला अंधेरे से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे छाया का एक चाप उनकी ओर बढ़ रहा हो। इसकी रेंज भी बढ़ी थी। सीधे आगे बढ़ने के बजाय ये फैलती चली गई जिससे इसकी रेंज बढ़ती चली गई। बचे हुए 26 बुजुर्गों में से 25 की तत्काल मौत हो गई। उनके शरीर का एक भी अंग नहीं बचा। एकमात्र बुजुर्ग जो बच गया था वह स्वर्गीय वध संप्रदाय से था जो ला कबीले के प्रवेश द्वार के पास खड़ा था। वह लोन कबीले में घुसने ही वाला था कि उसे जो भी मिल जाए उसे मार डाले। तभी उसे एक धमाका सुनाई दिया। उसके बाद उसने जो देखा उसे देखकर वह दंग रह गया। उसके पैर हिलने से मना कर रहे थे क्योंकि उसने देखा कि एक ही हमले में बाकी लोग मारे जा रहे थे। दक्ष ने उसकी ओर देखा और उसने अपनी तलवार घुमाई। उसकी तलवार की चाल के साथ हवा की दिशा बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे अब सब कुछ उसके नियंत्रण में था। कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। उसकी तलवार से प्रकाश की एक गहरी और शक्तिशाली चाप निकली जो अब काली लपटों में जल रही थी। प्रकाश की काली चाप ने एल्ड की ओर बढ़ते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। इसने एल्ड के शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन ये यही नहीं रोका। हमला इतना शक्तिशाली था कि उसने लान कबीले की हवेली को भी नष्ट कर दिया। जो लोग अभी भी हवेली के अंदर थे वे मर चुके थे। हमला बहुत व्यापक और शक्तिशाली था। दक्ष ने आसमान की ओर देखा और जोर से दहाड़ा। उसने अपना पूरा नियंत्रण खो दिया था। उसका पूरा अस्तित्व अंधकार में डूबा हुआ था। उसके पीछे के काले पंख और भी
अधिक स्पष्ट दिख रहे थे, जो उस तलवार से मिल खा रहे थे जो अंधेरी लपटों में जल रही थी। दक्ष हवा में ऊंची उड़ान भरने लगा और शहर पर बेतरतीब ढंग से हमला करना शुरू कर दिया। जिया और बाकी लोग बहुत पहले ही शहर छोड़ चुके थे। दक्ष को पहले से ही अंदाजा था कि अगर चीजें योजना के मुताबिक नहीं हुई तो स्थिति ऐसी हो सकती है, इसलिए उसने पहले अपने परिवार को भेज दिया। वह जानता था कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वह बचने के लिए स्थानिक यात्रा का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। इसलिए एक मौका हो सकता है कि उसे अपने अंधेरे कानून के दूसरे कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। इस वजह से उसने अपने परिवार को दूर भेजने और केवल ओरियन को पीछे रखने का फैसला किया, जो छाया में छिप सकता था। जून लंग चेन के पास तैरते हुए सबको देख रहा था। इसे बाहर निकालो, सब कुछ बाहर निकालो, उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। दक्ष शहर के विभिन्न हिस्सों पर हमले करता रहा। उसके हर हमले में हजारों लोग मारे गए और शहर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। यहाँ तक कि तीसरे राजकुमार यूडिंग भी अब तक मारे जा चुके थे। दक्ष एक राक्षस की तरह शहर में उड़ता रहा और जो कुछ भी उसके सामने आया उसे नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि शाही महल को भी नहीं छोड़ा गया। दक्ष ने शाही महल को नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि शुई के राजा को भी मार दिया गया। सामान्य दक्ष की तुलना में राजा बहुत कमजोर था। दक्ष की तो बात ही छोड़िए, जिसने युद्ध की बांसुरी और डार्क सैक्रिफाइस का इस्तेमाल किया था। दक्ष ने अपना विध्वंस अभियान जारी रखा। 4 मिनट से भी कम समय में शहर का 80% हिस्सा नष्ट हो गया और लाखों लोग मारे गए। पहले चीखें सुनाई देती थी, लेकिन अब केवल रक्त और नरसंहार देखा जा सकता था। रॉयल कबीले और गू कबीले का भी सफाया हो गया। एकमात्र स्थान जो अभी तक नष्ट नहीं हुआ था वह स्थान किन कबीले द्वारा शासित था, लेकिन यही वह स्थान था जहां लंगब आगे बढ़ रहा था। दक्ष ने बिना सोचे समझे अपने सामने आने वाली हर चीज को नष्ट करना जारी रखा, चाहे वह कोई हवेली हो या कोई छोटी सी झोपड़ी। जल्द ही वह किन कबीले तक पहुंच गया। किन कबीला वह कबीला था जिसका लन कबीले के साथ अच्छा रिश्ता था। किन्रुओ भी इसी कबीले से थी। किन कबीले के कुलपति अपने बेटे के साथ बाहर खड़े थे। उनकी पोती शहर में नहीं थी। वह शाही कबीले की राजकुमारी नताशा के साथ ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय की छात्रा बन गई थी। उनमें से कोई भी शहर में नहीं था। ऐसा विनाश, ऐसा लगता है जैसे देवता चाहते हैं कि श्री नष्ट हो जाए। कुलपति ने आह भरी जब उन्होंने दक्ष को अपनी ओर आते देखा। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति सब कुछ नष्ट कर रहा था वह उनकी ओर आ रहा है, लेकिन वह उनका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। वह दूसरों को भागने में मदद करना चाहता था, लेकिन वह मानता था कि जिस तरह से चीजें चल रही थी उसमें कोई संभावना नहीं थी। कुछ ही सेकंड में दक्ष उनके सामने उड़ रहा था। दक्ष के काले पंख एक भयानक आवाज दे रहे थे। उसके चारों ओर हर जगह स्थानिक दरारें थी। यह कैसे हो सकता है? ये लॉन कबीले के मुखिया का पोता है, वही है जो ये सब कर रहा है। किन कबीले के मुखिया ने चेहरे पर अविश्वास के भाव के साथ कहा, लेकिन कहीं से एक काली लहर उसकी ओर आई जिसने उसके शरीर के आखिरी कण को भी नष्ट कर दिया। अगले कुछ सेकंड तक वातावरण में सिर्फ चीखें गूंजती रही। पूरा किन कबीला 30 सेकंड से भी कम समय में नष्ट हो गया। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। दक्ष हर बार हमला करने पर पागलों की तरह दहाड़ता रहता था। उसकी काली काली आंखों से लाल तरल पदार्थ निकल रहा था, जिससे उसके चेहरे पर लाल निशान बन गया था, जिससे वह और भी शैतानी लग रहा था। कुछ ही मिनटों के बाद पूरा शहर तबाह हो गया। ड्रैगन सिटी, जो कुछ घंटों पहले तक लोगों से भरी हुई थी, अब एक बंद शहर की तरह लग रही थी, जहाँ कोई भी इमारत बरकरार नहीं थी। हर जगह सिर्फ मलबा और रक्त ही था। दक्ष ने हर जगह देखा, लेकिन उसे जीवन का कोई संकेत नहीं मिला। वह जीवन की तलाश में शहर से दूर भागने लगा ताकि अपनी रक्त की प्यास बुझा सके। वह कुछ ही देर तक उड़ा था कि उसने अपने शरीर पर से नियंत्रण खो दिया। ऐसा लगा जैसे उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया हो। युद्ध की बांसुरी के दुष्प्रभाव अब सामने आने लगे थे। दक्ष अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता था। उड़ना तो दूर की बात थी, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। अंधेरे के कानून की उसकी समझ अभी भी कमजोर है। वह डार्क सैक्रिफाइस की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता है, अन्यथा युद्ध की बांसुरी के दुष्प्रभाव भी उसे रोक नहीं पाएंगे। जाने सब कुछ देखते हुए कहा। लंग चेन आसमान से नीचे गिरने लगा। वह जमीन पर गिरने ही वाला था कि तभी अचानक एक छाया प्रकट हुई। यह ओरियन ही था जो मौके की तलाश में था। जैसे ही दक्ष गिरने लगा वह उसकी ओर कूद पड़ा। दक्ष ओरियन की पीठ पर लेटा हुआ था, तभी ओरियन सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरा। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने उम्मीद की थी। जब मैंने उसे डार्क सैक्रिफाइस का उपयोग करने का सुझाव दिया था वह बच गया। अपने दुश्मनों को मार डाला और अपने वदाबा को बढ़ाने के लिए बहुत से लोगों को मार डाला। यह भाग्यशाली था कि उसने कौशल को समझ लिया था। चूंकि कौशल निष्क्रिय है, इसलिए उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। आज उसने जितने लोगों को मारा उससे उसे वदाभा के रूप में लाभ हुआ। जुन ने बड़बड़ाया। उन्होंने कहा, हालांकि जो कुछ हुआ उसके बाद उसने कुछ खोया लेकिन ये सब उसके भले के लिए था। यह उसकी जान बचाने का एक अतिरिक्त लाभ था। दक्ष इस बार भी बेहोश हो गया था। उसकी आंखें बंद थी। उसके शरीर पर काले निशान ऐसे गायब हो गए जैसे वे कभी थे ही नहीं। हालांकि दूसरे लोग नहीं देख सकते थे, लेकिन उसकी आंखें भी अपने मूल सुनहरे रंग में लौट आई थी। उसके शरीर पर अब भी बचा हुआ एकमात्र निशान लाल रक्त था, जिससे ऐसा
लग रहा था कि वह रक्त के आंसू रो रहा है। ओरियन ने दक्ष को अपनी पीठ पर उठा लिया, लेकिन वह अगले शहर की ओर नहीं चला, इसके बजाय वह विपरीत दिशा की ओर चला गया। वह दक्ष को नुकसान से बचाने के लिए सभ्यता से दूर ले जाना चाहता था। स्नेक मोनाक पर वापस आते समय चीजें काफी व्यस्त थी। मूल रूप से दक्ष के करीब रहने वाले सभी लोग जिया से उन्हें वापस लेने के लिए बहस कर रहे थे, लेकिन जिया अपनी स्थिति से हिल नहीं रही थी। सांप सम्राट के बाद वह यहाँ सबसे मजबूत थी, कोई भी उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। हमें तुरंत वापस ले चलो, मेरा पोता खतरे में है, तेज प्रताप ने जिया को घूरते हुए चिल्लाया। वहाँ कुछ लोग थे जो उस खतरनाक जगह पर वापस नहीं जाना चाहते थे, उनमें से ज्यादातर लन कबीले से थे। क्या संप्रदाय का गुरु चाहता है कि हम मर जाएं? हम इतनी मुश्किलों से बचकर आए हैं और वह चाहता है कि हम वापस चले जाएं। क्या उसका परिवार उसके लिए उसके कबीले से ज्यादा महत्वपूर्ण है? उनमें से लगभग हर कोई उस समय कबीले के गुरु के बारे में गलत सोच रहा था। जिया ने सख्ती से कहा, मालिक के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती। मैं तुम्हारे मालिक का दादा हूँ, मेरे शब्द उसके शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होने चाहिए, यहाँ तक कि वह भी मेरे आदेशों को अस्वीकार नहीं कर सकता, तेज प्रताप ने कहा। जिया ने जवाब दिया, जिया के लिए मास्टर के आदेश से बड़ा कुछ भी नहीं है, छोड़ दो बूढ़े आदमी, वह लड़की इस राजा से भी ज्यादा जिद्दी है, वह नहीं सुनेगी, हम दोनों आदेशों से बंधे हैं। सांप सम्राट ने कहा, तुम बोल सकते हो? उनमें से अधिकांश ने आश्चर्य से कहा, मैं सिर्फ बोलने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, भगवान का ये दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दिखा पाया। सर्प सम्राट ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कृपया हमें वापस ले चलो, वह हमारी बात नहीं सुनेगी, केवल तुम ही यह कर सकते हो। मिंगू ने सांप सम्राट से कहा, ये राजा चाहता है कि वह ऐसा कर सके लड़की, लेकिन उसने इस राजा पर आदेश का इस्तेमाल किया, ये राजा आदेश को अस्वीकार नहीं कर सकता, मैं तुम्हें दूसरे राज्य में ले जाऊंगा, तभी मैं उस आदेश से मुक्त हो पाऊंगा। सांप सम्राट ने कहा। उसके शब्दों ने उन सभी को निराश कर दिया जो वापस जाना चाहते थे, लेकिन जो वापस नहीं जाना चाहते थे वे खुश हो गए। बेशक ये राजा दूसरे राज्य में जाने के बाद उस आदेश से मुक्त हो जाएगा, फिर यह राजा वापस जा सकता है। सांप सम्राट ने हंसते हुए कहा, चाहे वो बच्चा कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, ये राजा उसे अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ेगा, फिर भी इस राजा को कहना चाहिए कि उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो तुम सभी कीड़ों की सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वो अगले राज्य की ओर उड़ता रहा और रास्ते में कई शहरों से गुजरा। शहरों में रहने वाले कई लोगों ने अपने शहर के ऊपर से एक बड़े ड्रैगन जैसे प्राणी को उड़ते हुए देखा। यह एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में लंबे समय तक चर्चा होती रही। सर्प सम्राट अगले राज्य में पहुंचा और जमीन पर उतरा।